माधो सिंह तक पढ़ लिया था क्या? अच्छा चलो ठीक। सवाई जय सिंह आजम मुअज्जम की लड़ाई में किसका साथ देता है? आजम का। तो मुअज्जम ने यहाँ पर आक्रमण करके किसको राजा बना दिया था? और आमिर का नाम बदल के? कौन से समझौते में शामिल हुआ सवाई जय सिंह? कौन से युद्ध को जीत के वापस राजा बना? सांबर युद्ध में कौन कौन से राज्यों की सेनाएं एक साथ आई थी? कौन से मुगल सेनापति को हराया गया? तो बाद में सांबर झील पर जयपुर जोधपुर का क्या मान लिया गया था? ज्वाइंट कंट्रोल मान लिया गया था उनका। अच्छा, उसके बाद में हम पढ़ रहे थे कि आगे सवाई जय सिंह भरतपुर में किसका साथ देता है? बदन सिंह का। किसके खिलाफ? बदन सिंह को क्या जागीर देता है? क्या उपाधि देता है? ब्रिजराज की उपाधि देता है उसको। और ये उसने मोहम्मद शाह रंगीला ने इसको क्या उपाधि दी? गंगवाना का युद्ध कब हुआ था? और गंगवाना का युद्ध किस किस के बीच में हुआ? और सवाई जय सिंह ने किसका साथ दिया? जोरावर सिंह का। मुगलों ने मालवा कितनी बार दिया था उसको? मालवा में किससे लड़ता है वो? कौन कौन से युद्ध लड़ता है? तेल सूद, मंदसौर और रामपुरा। एक में जीता था और बाकी दोनों में हार गया था। मराठों की तरफ से, मराठों के साथ मुगलों की तरफ से एक समझौता करता है, धौलपुर समझौता। कौन से पेशवा के साथ? और उसने कौन सा यज्ञ करवाया? अश्वमेध यज्ञ के पुरोहित जी कौन थे? पुंडरिक रत्नाकर। और उसका घोड़ा किसने पकड़ लिया था? दीप सिंह कुंभानी ने पकड़ लिया था। जयपुर की स्थापना कब की गई थी? उसका वास्तुकार कौन था? और एक पुर्तगाली ज्योतिषी कौन बुलाया गया? कौन कौन से दो शहरों के मैप मंगाए गए? कैंटन और बगदाद। कितने वर्गों के सिद्धांत पे बसाया गया? पहली बिल्डिंग कौन सी थी? पहले इसको क्या बोलते थे? जयपुर भारत का पहला आधुनिक एवं नियोजित शहर है, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के अंदर शामिल है। और कछवाहों की कौन सी राजधानी थी? चौथी राजधानी थी। शहर की सुरक्षा के लिए एक किला बनाया गया था जिसका एक और नाम था सुदर्शनगढ़ था। जयपुर का क्या कहते हैं इसको? राजा ने खुद के रहने के लिए एक महल बनवाया, चंद्रमहल। रानी के लिए कौन सा? शिशोजा रानी का महल। अश्वमेध यज्ञ के ब्राह्मणों के लिए जल महल, जो कि कौन सी झील में? शहर के लिए पीने का पानी कहां से लेके? एक देवता का मंदिर कौन सा बनवाया, जो कि कौन से संप्रदाय का? और जयपुर के राजा खुद को गोविंद देव जी का। और जंतर मंत्र कितनी जगह बनवाए गए? पहला जंतर मंत्र कौन सा था? सबसे बड़ा कौन सा था? उत्तर प्रदेश में कौन सा है? और यूपी में दो कौन से थे? और जयपुर का जंतर मंत्र कब वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में? 2010। खुद ने ज्योतिष की किताब लिखी थी जय सिंह कारिका। एक नक्षत्र सारणी तैयार करवाई थी जी जे मोहम्मद शाही नाम की नक्षत्र सारणी। पुंडरिक रत्नाकर की किताब बताओ। जय सिंह कल्पद्रुम। और जगन्नाथ की किताबें बताओ। सिद्धांत सम्राट और सिद्धांत कौस्तुभ। और जो उसने किताब का अनुवाद किया था, यूक्लिड ज्यामिति। किसका किया था? यूक्लिड ज्यामिति का अनुवाद किया था। और केवल राम ने किसका अनुवाद किया? लॉगरिथम। नयन चंद्र मुखर्जी ने किसका किया? किसका किया था? ओकर का। दो बंदे बाहर कौन कौन से भेजे गए? एक चित्रकला का डिपार्टमेंट कौन सा था? सूरत का ना। और कौन कौन सी प्रथाओं पर रोक लगाई? कौन कौन सी प्रथाओं को प्रोत्साहन दिया? और ब्राह्मणों में आपसी भेदभाव को समाप्त किया। और साधु संतों को गृहस्थ जीवन जीने के लिए, और उनके लिए मथुरा के पास एक गांव बसा है। वो मरते टाइम देबारी समझौते के अनुसार माधो सिंह को राजा नहीं बना गया। किसको बना गया? तो ईश्वरी सिंह माधो सिंह के बीच में कौन सा युद्ध होता है? राजमहल। राजमहल वाले युद्ध में कौन जीता? ईश्वरी सिंह। और जीत की याद में उसने क्या बनवाया? इसर लाठिया सरगासुली। कौन से युद्ध में हार गया वो? बगरू। उसे माधो सिंह को क्या देने पड़े? 5 परगने देने पड़े। उसे उमेद सिंह कहां का राजा मानना पड़ा? बूंदी। मराठों को क्या देना पड़ा? हरजाना। हरजाने के लिए उन्होंने परेशान किया तो उसने सुसाइड। अच्छा, माधो सिंह ने, उन्होंने वापस हरजाना मांगा तो माधो सिंह ने मराठों का क्या करवा दिया? कत्ल। कौन से युद्ध में हराया उनको? काकोड़ के युद्ध में। लेकिन वो कोटा वालों से कौन से युद्ध में हार गया? बटवाड़ा। कोटा का राजा कौन आया था? शत्रुसाल। ये युद्ध कौन से किले को लेके हुआ था? और इसमें कोटा का सेनापति कौन था? एक नगर की स्थापना की थी सवाई माधोपुर। एक मंदिर बनवाया था शीतला माता का मंदिर, कहां पे? चाकसू में। और एक महल बनवाया था जयपुर, मोती डूंगरी का महल। इतनी बातें बड़ी। अगला राजा देखो, प्रताप सिंह। अगला राजा लिखो, देखिए प्रताप सिंह। मराठे बीच में कुछ सालों तक तो चुप रहे एकदम, लेकिन मराठों को बदला तो लेना था वापस, तो वापस आए मराठे लड़ने के लिए। अपने जयपुर में एक जगह पड़ती है तुंगा। कौन सी जगह? तो तुंगा में युद्ध होता है यहाँ पे 1787 में। जयपुर जोधपुर मिलकर लड़ते हैं। कौन कौन सी रियासत मिलकर लड़ी? जयपुर और जोधपुर। जयपुर का राजा कौन है? प्रताप सिंह। जोधपुर की तरफ से एक राजा आया था, विजय सिंह। कौन आया था? विजय सिंह। किससे लड़ने के लिए? मराठों से। किससे लड़ने के लिए? मराठों। और मराठों की तरफ से जो सेनापति आया था वो मराठों का सर्वकालिक महान सेनापति था। ऐसा सेनापति जो कहीं नहीं आ रहा था, मतलब जहां पर गया वहां पर जीत के आएगा। उस सेनापति का नाम था महादजी सिंधिया। क्या नाम था? महादजी सिंधिया। वसुंधरा राजे सिंधिया के कोई परदादाजी, सरदादाजी, लड़दादाजी लगते होंगे जी। लिख लो, जैसे उतारा वैसे वैसे उतारो, देखे। महादजी सिंधिया।
कि तुम्हारे ऊपर वाला पंखा नहीं चल रहा? चल रहा है? पीछे कौन इधर जो बैठा है उधर? ये पंखा कितने दिन से बंद है? ये पंखा कितने दिन से बंद है? हाँ? तू अभी जिसको बोलना उसको बोल कि ये कब तक ठीक हो जाएगा, टाइम पूछ के बता। पूछ, और नहीं हो तो तू मत आना, और वो जिसको फोन किया वही मत आए कल कोचिंग। फोन कर अभी, बता मेरे को कितने बजे तक ठीक होगा। मूर्खों की तरह बैठे रहते हो यहाँ पे। कौन सा है तो बताओ देखे। तुंगा अपने जयपुर में जगह पड़ती है, तुंगा बस्सी, ये पास में पड़ता है एकदम जयपुर के। और किस किस के बीच में बताओ देखे। उधर से दोनों अपने जयपुर जोधपुर मिलके आए हैं। जयपुर से प्रताप सिंह, जोधपुर का विजय सिंह। मराठा का सेनापति कौन है? महाजी सिंधिया। वास्तव में किसी से नहीं हारा, मतलब अंग्रेजों तक को महाजी सिंधिया हरा के आया था। महाजी सिंधिया पूरे भारत में युद्ध एक ही हारता है, तुंगा। कौन से युद्ध में हारा था? इसके अंदर महाजी सिंधिया को भगा भगा के मारा था। मतलब महाजी सिंधिया यहां से भागते टाइम सौगन खा के गया था, उसने मिट्टी हाथ में ली थी कि मैं जयपुर जोधपुर को बर्बाद कर दूंगा। यार इतनी बेइज्जती कहीं नहीं करवाई थी, कहां पे करवा दी गई मेरी? तुंगा पे। पर फिर उसने कहा तो मैं बर्बाद कर दूंगा या वापस इधर आऊंगा ही नहीं, फिर नहीं आया वो। लिखो, इस युद्ध में मराठों को हरा दिया गया था। मराठास वर डिफीटेड इन दिस बैटल। इस युद्ध में मराठों को हरा दिया गया था। मराठास वर डिफीटेड इन दिस बैटल। तो अगला युद्ध लिखो, पाटन का युद्ध। इधर सिक्कर में जगह पड़ती है अपने एक पाटन। पाटन का युद्ध 2 साल बाद, सेम सेम कंडीशन। महाजी सिंधिया नहीं आया मराठों की तरफ से, एक फ्रेंच कमांडर आया था इधर से। देखो अपने पढ़ते हैं मराठों की तरफ से अलग अलग देशों के लोग लड़ा करते थे। जॉर्ज थॉमस बताया था मैंने, एक बताया था ना, वो कहां का था? आयरलैंड। वैसे एक बंदा था डीबोई, डीबोई फ्रेंच था। डीबोई आया था इनकी तरफ से लड़ने के लिए। डीबोई ने। ये पंखा भी नहीं चल रहा? ये चल रहा है? चलाओ इसको, चलाओ उधर से, चलाओ ये पंखे तो। हाँ, ये नहीं चल रहा? नहीं चल रहा, देखो देख। अच्छा ठीक, आज चल जाएंगे, सारे चलेंगे आज। ठीक। हाँ नहीं नहीं, ये चलने दो। अरे आदि मक्खियां मक्खियां और ऐसी बंद कर दो, इससे अच्छा है। हाँ हाँ, ऐसे करवा दे। हाँ हाँ ठीक, ऐसे करवा दे। अरे लिख रहे फालतू पंचायती। कौन सा युद्ध अगला बताओ देखे? पाटन। और पाटन का युद्ध किस किस के बीच में? इधर से प्रताप सिंह और विजय सिंह सेम, उधर से मराठों की तरफ से कमांडर चेंज हो गया। कौन हो गया? डीबो। वो महाजी सिंधिया की बेइज्जती सी हुई थी, वो बेचारा आया नहीं वापस। इस युद्ध में डीबो ही जीत जाता, लिख लो। इस युद्ध में मराठे जीत गए थे। मराठास वॉन दिस बैटल। सुनील 3 महीने से तो ये पंखा बंद पड़ा है, और अब भी यदि तुम यहाँ स्प्रिंग बोर्ड में काम करते हो, तुम्हें काम करने की कोई अधिकार नहीं है कि तुम कमरे संभालते हो यहाँ के। ये पंखा 4 दिन से बंद पड़ा है। इस रूम की रात की सफाई नहीं है, तो करते क्या हो बाद में यहाँ पे? मतलब ये है कि आके बच्चों को कार चेकर के अंदर बिठा देना और वापस चले जाना। ठीक लोगो यार, ये पंखे आज के आज बंद होने चाहिए, वरना तुम में से कल एक आदमी नहीं दिखेगा यहाँ। क्या लिख लिया? इस युद्ध में मराठे जीत। अरे इसमें भी ये मराठे हरा देते, मराठों को हरा देते, जीत जाते। फिर क्या तुंगा वाला जीते, जयपुर वाले जीत गए। तुंगा वाला भाई लड़ाई तो वास्तव में किसकी? जयपुर की। जोधपुर तो क्या कर रहा है? उनका साथ देने के लिए आ रहा है। जयपुर की लड़ाई है। तो जब यहाँ पे जीत गए तुंगा वाला, तो शाम को जश्न चल रहा था। तो उसके अंदर कोई एक जोधपुर के कवि थे, और उन्होंने बैठे बैठे बोला कि उखड़ती आमेर ने, भाई जयपुर को क्या बोलते हैं? आमेर। कि आमेर क्या हो रही थी? उखड़ रही थी, मराठे उखाड़ रहे थे। उखड़ती आमेर ने राठौड़ा खरी रखी, कि राठौड़ों ने बचा दिया, वरना आज तो मराठे क्या लूट लेते? आमेर। तो इन आमेर वालों को बहुत बुरा लगा। वो कवि जोधपुर का था, तो वो तो राठौड़ों की तारीफ ही करेगा। और उसने कहा भाई साहब ये तो हम आ गए थे, इस चक्कर में तुम बच गए, वरना मराठे लूट लेते। तो इन आमेर वाले कछवाहों को बड़ा बुरा लगेगा। अच्छा, जैसे तुम नहीं आते तो मराठे हमें लूट के खा जाते हैं यहाँ पर हमेशा। इस पाटन वाले युद्ध के अंदर कछवाहा न्यूट्रल ही हो गए थे, और कछवाहों ने उल्टा मराठों को जाके कहा। और किन थोड़े जोधपुर वाले राठौड़ों को देखो, देखे ये थोड़ी ढंग की पंचायती करते हैं अलग से, इसलिए युद्ध कछवाहों को हटा ही दिया गया। युद्ध केवल किसके बीच में होता है? बाद में मराठों के और जोधपुर वालों के बीच में होता है, और उसके बीच में कौन जीता है? मराठा। अच्छा, ये थोड़ा आगे जाके मोर्चा खोलते हैं, आगे नागौर की तरफ जाके वापस मेड़ता के आसपास में वापस लड़ने की कोशिश करते हैं जोधपुर वाले, लेकिन वहां पर भी पार पड़ी नहीं। पर वो युद्ध भयंकर वाला युद्ध था, उसके अंदर मराठों को भी खूब नुकसान होता है, लेकिन फाइनली मराठे जीत जाते हैं। कहते जम्स्टोड जब अपनी बुक लिख रहा था तो वो डीबोई से मिला था।
और डी बॉय से उसने पूछा था कि भाई तू राजस्थान में लड़के आया कई जगह, तो उन राजस्थान वालों की बात बता। तो डी बॉय रोने लग गया था। डी बॉय बूढ़ा हो गया था, मरने वाला था, एकदम फ्रांस रहता था। तो डी बॉय रोया था, उसने कहा यार मैं दुनिया में जगह जगह लड़ा हूं, मैंने उनसे बहादुर लोग नहीं देखे। कि यार वो बहुत कम संख्या में थे, उसके बावजूद नागौर में भिड़ गए थे हमसे। उनको साफ साफ पता था मरेंगे, उसके बावजूद वो लड़े थे। हमारे पास में तोपें थी, उनके पास में खाली हाथ वाले हथियार थे, उसके बावजूद लड़ गए थे। तो डी बॉय अपने खूब ही तारीफें करके गया था। तो वो पहला डी बॉय कौन से युद्ध में अपना सेनापति बन गया था? मराठों का पाटन। ये तुंगा वाले में भी लड़ा था, पर तुंगा वाले में सेनापति कौन थे? महादजी। और बाद में सेनापति इसको किसमें बना दिया गया था? पाटन। अगला युद्ध एक और लिखो। टोंक में अपने एक जगह पड़ती है मालपुरा। ये युद्ध कई साल बाद में हुआ था, फिर मालपुरा का युद्ध। पर अपना इधर प्रताप सिंह ही था, ये 1800 में। इधर से विजय सिंह तो तब तक जोधपुर वाला मर ही गया था, जोधपुर में राजा बन गया था भीम सिंह। ये भीम सिंह वही है जिसकी सगाई पहले कृष्णा कुमारी के साथ हुई थी, पढ़ते हैं अपने। और इधर मराठों की तरफ से भी सेनापति चेंज हो गया, महाजी सिंधिया भी मर गए थे, तो एक नया सेनापति आया, दौलत राव सिंधिया। दौलत राव सिंधिया। मालपुरा और कहाँ है? टोंक के अलावा भी कहीं और है? कहीं और हो तो बता, ध्यान रखें आगे से। तो मालपुरा का युद्ध, बैटल ऑफ मालपुरा। कौन कौन है बताओ? देखो, तो प्रताप सिंह तो फिक्स है। विजय सिंह मर गया तो कौन आ गया? भीम सिंह। मराठों का सेनापति कौन है? दौलत राव सिंह। इसमें मराठे जीते, लिख लो। इस युद्ध में भी मराठे जीत गए। मराठा ऑल्सो वन दिस बैटल। इस युद्ध में भी मराठे जीत गए। मराठा ऑल्सो वन दिस बैटल। पर आरपीसी भी सियाणी है जी अपने। आरपीसी इन तीनों युद्धों में से एक ही पूछती है, तुंगा। क्या पूछती है? क्योंकि उसमें अपने जीते थे। आपकी मान डाकण कौन गए, तो फालतू में क्यों पटन मालपुरा पूछने, अपने क्या पूछा जाए? तुंगा। और फिर जीती बड़ी थी भाई, हमने किसको हरा के भगाया था यहां से? महादजी सिंधिया का। तो वैसे भी याद किया जाता। तो 2010 के मेंस का क्वेश्चन था कि तुंगा के युद्ध के बारे में आप क्या जानते हैं? 20 शब्दों में बताइए। तो बता सकते हो कि तुंगा के युद्ध में जयपुर के प्रताप सिंह और जोधपुर के विजय सिंह की संयुक्त सेना ने जयपुर के तुंगा नामक स्थान पर मराठा सेनापति महाजी सिंधिया को हराकर भगा दिया था। याद रहेगी बात? आगे लिखो, प्रताप सिंह की सांस्कृतिक उपलब्धियां, कल्चरल अचीवमेंट ऑफ प्रताप सिंह। इसके भी स्टार लगाना, ये भी 2010 के मेंस का सवाल है। उस मेंस में प्रताप सिंह के दो सवाल थे। 20 शब्दों में था कि तुंगा का युद्ध बताओ, और 50 शब्दों में था कि प्रताप सिंह की सांस्कृतिक उपलब्धियां बताओ। तो गूगल करना, लिखना जयपुर, फिर इमेज खोलना उसकी। जो पहली इमेज आएगी वो आएगी हवा महल। जयपुर का सिग्नेचर जो बन चुका है वो क्या बन चुका है? वो हवा महल। यदि किसी राजा ने बनवाया था तो किसने बनवाया था? प्रताप सिंह। तो एक नंबर लगा के लिखो, हवा महल। तो जयपुर की पहचान ही क्या है? हवा महल। जब जयपुर नाम लेते लोगों के दिमाग में सबसे पहले हवा महल आता है। 1799 में बनाया गया था, लिख लो फाउंडेशन 1799। छपनिया काल से 100 साल पहले। छपनिया काल किस साल पड़ा था? 1899। हवा महल कब बनाया? 1799। इसके जो वास्तुकार थे उनका नाम था लालचंद उस्ता। आर्किटेक्ट समझ गए? लालचंद उस्ता। वास्तुकार क्या है? लालचंद उस्ता। 5 मंजिल का है। कितने मंजिल का है? लिखो, यह एक 5 मंजिला इमारत है। इट इज ए 5 फ्लोर बिल्डिंग। यह एक 5 मंजिला इमारत है। इट इज ए 5 फ्लोर बिल्डिंग। यह एक 5 मंजिला इमारत है। इट इज ए 5 फ्लोर बिल्डिंग। कितने मंजिल की इमारत है? 5 मंजिल। मैं मंजिलों के नाम लिख रहा हूं, उतार लो एग्जैक्टली, फिर अपने बात करेंगे। सरद मंदिर। इंग्लिश वाले मंदिर को मंदिर ही लिखना भाई, ये टेंपल मत करना, मैं बता दूंगा अर्थ इनके। शरद मंदिर या प्रताप मंदिर दोनों लिख लेना।
क्या नाम बताओ देखे? सरद मंदिर, रतन मंदिर, विचित्र मंदिर, प्रकाश मंदिर, हवा मंदिर। दोबारा नाम बताओ दे क्या क्या? सरद मंदिर, रतन मंदिर, विचित्र मंदिर, प्रकाश मंदिर। मतलब जो ग्राउंड फ्लोर है, पहला जो फ्लोर है उसका नाम क्या है? सरद मंदिर, फिर रतन, विचित्र, प्रकाश, हवा। मतलब सबसे ऊपर वाला जो पांचवा फ्लोर है उसका नाम क्या है? लेकिन बाद में पूरे का नाम ही क्या पड़ गया? हवा में, है ना। मंदिर का मतलब महल भी होता है। तो अपने यहाँ पे जो महलों की मंजिलें हुआ करती थी उनको मंदिर ही बोला करते थे। तो सरद मंदिर, विचित्र मंदिर का मतलब महल। सरद महल, विचित्र महल, रतन महल, प्रकाश महल, हवा महल। ऐसे तो कितनी मंजिलें? क्या क्या नाम है? सरद, रतन, विचित्र, प्रकाश, हवा। बोलो देखे। और ये जो सरद मंदिर है ग्राउंड फ्लोर पे, उसमें एक कमरा है जिस कमरे को बना दिया म्यूजियम। क्या बना दिया? और उस एक कमरे का नाम है प्रताप मंदिर। क्या नाम है? प्रताप मंदिर। तो मुझे याद है एक बार ये सवाल था कि प्रताप मंदिर हवा महल की कौन सी मंजिल पर बना हुआ है? पहली। कौन सी मंजिल पे बना हुआ है? तो मैंने साथ में लिख दिया कि सरद मंदिर के साथ ये क्या याद रह जाएगा आपके? याद रह जाएगा ना कि सरद मंदिर का एक पार्ट है, उस पार्ट का नाम क्या है? प्रताप। बाकी मंजिलों के नाम तो इधर वाले हैं। कौन कौन से बताओ देखे? सरद, रतन, विचित्र, सरद, रतन, विचित्र, प्रकाश और हवा। अच्छा, हवा महल नाम इसीलिए पड़ा क्योंकि इसमें चारों तरफ से क्या आती रहती है? हवाएं। अच्छा, इतनी हवाएं कैसे आती है? तो कहते हैं इसमें खूब सारी खिड़कियां हैं। इसमें 365 खिड़कियां हैं। कितनी खिड़कियां बनी हुई है? 365 खिड़कियां हैं। इसमें 953 झरोखे हैं। झरोखे समझ गए? खिड़कियां थोड़ी बड़ी और झरोखे थोड़े छोटे। लिख लो, विंडोज 365, झरोखे, कैसमेंट्स 953। ये याद रखना, 953 नंबर पूछा हुआ एक बार कि हवा महल में कितने झरोखे? 953। कैसमेंट्स, विंडोज तो कितनी है इसमें? जीते साल में दिन होते। हवा महल में खिड़कियां, डेली अलग अलग खिड़की से हवा आती है, फिक्स कर रखा है हवा ने। और झरोखे कितने इसके अंदर? 917। अच्छा, फिर सवाल आया भाई इतने सारे झरोखे क्यों बनाए गए? इतनी सारी खिड़कियां क्यों बनाई गई? वास्तव में अपने जयपुर में दो सवारियां बहुत अच्छी निकलती है, तीज और गणगौर। तीज और गणगौर के त्यौहार दुनिया में सबसे अच्छे कहीं मनाए जाते हैं तो जयपुर, भारत में होते हैं त्यौहार, और भारत में सबसे अच्छे कहीं मनाए जाते हैं, कहां मनाए जाते हैं? जयपुर। और लोग दूर दूर से देखने के लिए आते हैं भाई, तीज देखने चलते हैं, गणगौर देखने चलते हैं। अपने पुराने गीत सुन लो, सबके अंदर जयपुर की गणगौर की खूब वर्णन मिलेगा ऐसे। तो जो रानियां थी, जो रॉयल फैमिली की महिलाएं थी, उन्होंने प्रताप सिंह को कहा कि जिस तीज और गणगौर को देखने के लिए बाहर के लोग आते हैं, उस तीज और गणगौर को हम जयपुर में रहने के बावजूद नहीं देख पाती। कैसे भाई, तुम कैसे नहीं देख पाती? पर्दा पर्दा घूंघट है, महिलाएं घर से बाहर जा नहीं सकती, रॉयल फैमिली की महिलाएं, और ये तो सड़क सड़क निकलेगी, तो फिर हम कहां देखेंगे? तो बाद में सड़क के एकदम ऊपर महल बनाया गया जिसमें झरोखे और ये खिड़कियां बनाई गई ताकि रानियां ऊपर बैठ के आराम से झरोखों से देख ले और उन्हें बाहर की तरफ आना ना पड़े। तो आप देखो एकदम रोड के ऊपर है ना। और वो जो साइड अपने रोड की तरफ वाली साइड दिखाई देती है ना, वो उसका बैक साइड है, उसका एंट्री नहीं है। उसकी एंट्री तो अंदर वाली तरफ से है ताकि वो रोड की साइड में बैक साइड रहे, ताकि इधर से कोई घुस भी ना सके उसके अंदर। एंट्री तो रॉयल फैमिली के अंदर से हो जाएगी अपने, और यहाँ पे बैठ के रानियां क्या देख लेगी? तीज और गणगौर की सवारी। लिख लो, यहां से रानियां तीज व गणगौर की सवारी देखती थी। क्वींस, पंखा बंद करे नहीं, कैसे तेरे बुखार है? इधर आ गया, यहां से रानियां तीज व गणगौर की सवारी देखती थी। क्वींस यूज्ड टू वॉच तीज एंड गणगौर प्रोसेशंस फ्रॉम हियर। यहां से रानियां तीज व गणगौर की सवारी देखती थी। क्वींस यूज्ड टू वॉच तीज एंड गणगौर प्रोसेशन फ्रॉम हियर। यहां से रानियां तीज व गणगौर की सवारी देखती थी। क्वींस यूज्ड टू वॉच तीज एंड गणगौर प्रोसेशन फ्रॉम हियर। यहां से रानियां तीज व गणगौर की सवारी देखती थी। क्वींस यूज्ड टू वॉच तीज एंड गणगौर प्रोसेशन फ्रॉम हियर। ठीक है। प्रताप सिंह कहते हैं प्रताप सिंह बहुत अच्छा कवि था, पर कविताएं जब लिखता तो कविताओं के अंदर अपना नाम लिखता बृजनिधि। क्या नाम लिख दिया करता? ये अपने कवियों की आदत ही रहती है थोड़ी कि वो जब भी कविताएं लिखते तो अपने नाम से नहीं लिखते, किसी और के नाम से, मतलब कोई दूसरा नाम रख लेते हैं, अपना उसके नाम से लिख देते हैं। जैसे मैं आप में से किसी कहूं कि मैंने सूर्यकांत त्रिपाठी को पढ़ा तो फिर भी जल्दी से नहीं समझ में आया, मैं कहूं निराला, क्योंकि सूर्यकांत त्रिपाठी ने अपनी सारी कविता किस नाम से लिखी? निराला। जैसे मैं आपको कहूं कि मैं सच्चिदानंद वात्सायन को पढ़ता हूं, हीरानंद सच्चिदानंद वात्सायन को पढ़ता हूं, तो आप कहते यार कौन है? मैं कहूं अगे। अगे का नाम पूरा क्या था? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स। चलो मैं यदि आपको कहूं कि मैंने मिर्जा असदुल्ला खान को पढ़ रखा है तो आप कहोगे सर ये कौन है? मैं आपको गालिब। आपको सर 3-4 शायरी हम सुनाए, गालिब वाली शायरियां तो हमने भी याद कर रखी है, क्योंकि गालिब का वास्तव में नाम क्या था? मिर्जा असदुल्ला खान। पर वो अपनी शायरी लिखते हैं, शायरी नीचे मिर्जा असदुल्ला खान की जगह क्या लिख दिया करते? गालिब। वैसे वैसे ही है। प्रताप सिंह अपनी कविता में नीचे क्या नाम लिख दिया करता? ये पेन नेम है इनके, है ना। इनके कविताओं में जो पेन नेम थे अलग हो जाएगा। तो प्रताप सिंह का पेन नेम क्या हो गया? देखो, यह प्रताप सिंह बृजनिधि नाम से कविताएं लिखता था। प्रताप सिंह नहीं लिखता, वो अलग आदमी है ना, वो आगे पढ़ेंगे हम। प्रताप सिंह बृजनिधि नाम से कविताएं लिखता था। प्रताप सिंह यूज्ड टू कंपोज पोइट्रीज विद पेन नेम बृजनिधि। प्रताप सिंह बृजनिधि नाम से कविताएं लिखता था। प्रताप सिंह यूज्ड टू कंपोज पोइट्रीज
विद पेन नेम ऑफ ब्रिजनिधि। ब्रिजनिधि नाम से कविताएं लिखता था। किस नाम से कविता लिखता था? यूज्ड टू कंपोज पोएट्रीज विद पेन नेम ऑफ ब्रिजनिधि। अच्छा, तो अब इसको कविता सिखाने वाले कोई ना कोई तो रहे होंगे। तो इसके जो काव्य गुरु थे उनका नाम था गणपति भारती। क्या नाम था? लिख लो, काव्य गुरु गणपति भारती, पोएट्री टीचर। काव्य गुरु कौन थे? गणपति भारती। पोइट्री के टीचर कौन थे इसके बताओ? देखिए, गणपति। अब कविताओं का शौक था तो संगीत का भी रहा होगा, तो इसके जो संगीत गुरु थे उनका नाम था चांद खान। लिख लो, संगीत गुरु, म्यूजिक टीचर। कुंभा के संगीत गुरु कौन थे? और प्रताप सिंह के? चांद खान। संगीत गुरु कौन है बताओ? देखिए, चांद खान। इन चांद खान को इसने एक तो उपाधि दी थी, राजा ने उपाधि दी अपने गुरु जी को। उपाधि का नाम था बुद्ध प्रकाश। क्या टाइटल दिया गया बताओ? देखिए, बुद्ध प्रकाश नाम का एक टाइटल दिया गया। और एक इन्होंने बुक लिखी चांद खान साहब ने, उस बुक का नाम है स्वर सागर। क्या नाम बुक का? स्वर सागर। लिख लो, उतार लो, ऐसे कैसे उतार लो अपने। तो चांद खान की उपाधि तो क्या बताओ? देखिए, बुद्ध प्रकाश। और उनकी बुक कौन सी है बताओ? स्वर सागर। हाँ, हवा महल को आप बाहर से देखोगे तो आप कभी नोटिस करो, भगवान कृष्ण के मुकुट के समान दिखाई देता है। कैसे दिखाई देता है? लिख लो, हवा महल में एक बात और लिख लो, आकृति भगवान श्री कृष्ण के मुकुट के समान। शेप बराबर लिख लो, लाइक क्राउन ऑफ लॉर्ड कृष्णा। हवा महल वाले में लिख लो, आकृति भगवान। हवा महल में लिखना, हवा महल में, हवा महल में, हवा महल में लिखना। चांद खान की आकृति नहीं है ऐसी। मैं चांद खान लिखवा रहा हूं तो आप में ज्यादातर चांद खान में लिख लेंगे। हवा महल के आगे लिखो, भगवान श्री कृष्ण के मुकुट के समान, लाइक क्राउन ऑफ लॉर्ड कृष्णा। हाँ, इसको बॉक्स में कर दो, अलग से दिख जाएगा ताकि। तो चांद खान की उपाधि क्या थी बताओ? बुद्ध का। और बुक का नाम क्या है? सर। अब संगीत का इतना जानकार था तो एक बार कहा कि बस संगीत का एक सम्मेलन बुलाते हैं। तो सारे बड़े बड़े जो भी संगीतकार थे उस समय देश में, उनको इकट्ठा किया कि लो भाई आ जाओ, एक म्यूजिक कॉन्फ्रेंस करते हैं। और इन सब का जो अध्यक्ष बनाया गया जिस आदमी को, उन बंदे का नाम था देवर्षि बृजपाल भट्ट। क्या नाम था? तो कोई पूछेगा भाई जयपुर में संगीत सम्मेलन कौन से राजा ने करवाया था? तो कौन से राजा ने? देवर्षि प्रताप सिंह ने। और उसमें अध्यक्ष किसको बनाया गया था? अब खूब सारे संगीतकार आए, उनको कहा कि चलो एक बुक लिखते हैं मिलके, सारे मिलके एक बुक लिखते हैं। जैसे अपने सारे इकट्ठे हो गए और अपने हिस्ट्री पे बुक लिखनी है, और मैं आपको सबको एक चैप्टर दे दूं कि यार तुम कुंभा पे लिख लेना, तुम प्रताप पे लिख लेना, तुम पृथ्वीराज पे लिख लेना, तुम इस पे लिख लो, तुम उस पे लिख लो, तो एक बुक हो गई। हमने मिलजुल के बुक लिखी, तो एक मिलजुल की बुक लिखी गई संगीत सम्मेलन में। उसका नाम था राधा गोविंद संगीत सार। क्या नाम था? और संगीत की बुक है तो संगीत सार तो होना ही है। और जयपुर वाले भगवान कृष्ण के भक्त थे, इसलिए नाम के पहले क्या लग गया उसके? तीनों चारों बातें याद रखनी है। कोई पूछे जयपुर में संगीत सम्मेलन किसने करवाया? प्रताप सिंह। किसकी अध्यक्षता में हुआ? देवर्षि। कौन सी बुक कंपाइल की गई थी? भाई कंपाइल है, एक आदमी ने लिखी नहीं, कंपाइलेशन है वो अपने आप में। लिखो, जयपुर में संगीत सम्मेलन का आयोजन करवाया गया था। म्यूजिक कॉन्फ्रेंस वाज ऑर्गेनाइज्ड एट जयपुर। जयपुर में संगीत सम्मेलन का आयोजन करवाया गया था। म्यूजिक कॉन्फ्रेंस वाज ऑर्गेनाइज्ड एट जयपुर। जयपुर में किसका आयोजन करवाया गया? लिख लो, अध्यक्ष देवर्षि बृजपाल भट्ट। चेयरपर्सन देवर्षि बृजपाल भट्ट। क्या नाम बताओ देखिए? देवर्षि बृजपाल भट्ट। कौन थे? अध्यक्ष थे। किसके अध्यक्ष थे? समझो, एक नीचे और लिख लो। इस सम्मेलन में, इन दिस कॉन्फ्रेंस, इस सम्मेलन में, इन दिस कॉन्फ्रेंस, राधा गोविंद संगीत सार नामक पुस्तक लिखी गई थी। बुक नेम्ड राधा गोविंद संगीत सार वॉज रिटन या वॉज कंपाइल्ड, ज्यादा अच्छा शब्द होगा, संकलित की गई थी। बुक नेम्ड राधा गोविंद संगीत सार वॉज कंपाइल्ड या वॉज रिटन, संकलित की गई थी या लिखी गई थी, जो लिखा जाए आपसे वो लिख लो। संकलन होता ना, इकट्ठा करना किसी चीज को। ठीक है,
फिर बंदे का म्यूजिक में तो इंटरेस्ट था, वो था, साथ में क्या चित्रकला में और इंटरेस्ट है अपना। तो इसका जो टाइम पीरियड है वो जयपुर की चित्रकला का गोल्डन एरा था। इसने बाकायदा एक चित्रकला का स्कूल बनवाया था। इसके टाइम एक बहुत चित्रकार था, उसका नाम था लालचंद। क्या नाम था? और ये पशुओं की लड़ाई के चित्र बनाता। दो हाथी आपस के अंदर लड़ रहे हैं, दो बैल आपस में लड़ रहे हैं, इस प्रकार के चित्र कौन से चित्रकार ने बनाए? लिखो। प्रताप सिंह का शासनकाल, रिजीम ऑफ प्रताप सिंह। प्रताप सिंह का शासनकाल, रिजीम ऑफ प्रताप सिंह। जयपुर चित्रकला का स्वर्ण काल था, वॉज गोल्डन एरा ऑफ पेंटिंग स्कूल ऑफ जयपुर। जयपुर चित्रकला का स्वर्ण काल था, वॉज गोल्डन एरा ऑफ पेंटिंग स्कूल ऑफ जयपुर। जयपुर चित्रकला का स्वर्ण काल था, वॉज गोल्डन एरा ऑफ पेंटिंग स्कूल ऑफ जयपुर। इसने चित्रकला स्कूल की स्थापना की थी। ही सेट अप ए पेंटिंग स्कूल। इसने एक चित्रकला स्कूल की स्थापना की थी। ही सेट अप ए पेंटिंग स्कूल। ही सेट अप ए पेंटिंग स्कूल। इसने चित्रकला स्कूल की स्थापना की थी। लालचंद नामक चित्रकार ने, ए पेंटर नेम्ड लालचंद, लालचंद नामक चित्रकार ने, ए पेंटर नेम्ड लालचंद, पशुओं की लड़ाई के चित्र बनाए थे। डिपिक्टेड एनिमल फाइटिंग सीन्स। डिपिक्टेड एनिमल फाइटिंग सीन्स। पशुओं की लड़ाई के चित्र बनाए थे। डिपिक्टेड एनिमल फाइटिंग सीन्स। पशुओं की लड़ाई के चित्र बनाए थे। किसने? लालचंद नाम के चित्रकार। एक बार बंदा गया महाराष्ट्र। वहां महाराष्ट्र में वहां का कोई एक लोकल नाटक हुआ करता था, जिस नाटक का नाम था तमाशा। क्या नाम था? कहां का ड्रामा था? वहां का महाराष्ट्र का फोक थिएटर था, और इसको बड़ा पसंद आया। इस तमाशा के कलाकार थे बहुत अच्छे वहां पर, बंशीधर भट्ट। क्या नाम था? कौन से लोकनाट्य के कलाकार है? तमाशा। तमाशा बेसिकली कहां का लोकनाट्य है? और प्रताप सिंह ने बंशीधर भट्ट साहब को कहा कि बंशीधर भट्ट साहब, आप महाराष्ट्र छोड़ के मेरे साथ कहां चलो? जयपुर। और जयपुर चल के क्या करो? तमाशा। तो बंशीधर भट्ट कहां आ गए? जयपुर। जयपुर आके क्या करते थे? तमाशा। कहां से आए थे? कहां पे आए थे? क्या करने आए थे? देखो, जयपुर में तमाशा लोकनाट्य लोकप्रिय हुआ। तमाशा फोक थिएटर बिकेम पॉपुलर इन जयपुर। जयपुर में तमाशा लोकनाट्य लोकप्रिय हुआ। तमाशा फोक थिएटर बिकेम पॉपुलर इन जयपुर। जयपुर में तमाशा लोकनाट्य लोकप्रिय हुआ। तमाशा फोक थिएटर बिकेम पॉपुलर इन जयपुर। जयपुर में तमाशा लोकनाट्य लोकप्रिय हुआ। तमाशा फोक थिएटर बिकेम पॉपुलर इन जयपुर। इसके लिए बंशीधर भट्ट को महाराष्ट्र से बुलाया गया था। बंशीधर भट्ट वॉज इन्वाइटेड फ्रॉम महाराष्ट्र फॉर इट। बंशीधर भट्ट वॉज इन्वाइटेड फ्रॉम महाराष्ट्र फॉर इट। इसके लिए बंशीधर भट्ट को महाराष्ट्र से बुलाया गया था। इसके लिए बंशीधर भट्ट को महाराष्ट्र से बुलाया गया था। बंशीधर भट्ट वॉज इन्वाइटेड फ्रॉम महाराष्ट्र फॉर इट। बंशीधर भट्ट को कहां से बुलाया गया था? कुल मिला के बात यह है कि भट्ट परिवार शुरू से क्या करता है? तमाशा। तो आलिया भट्ट भी क्या करती है? भाई ब्लड है भाई, भट्ट परिवार का काम ही तमाशे करना था। अच्छा, इनके दरबार में, प्रताप सिंह के दरबार में ऐसे 22 लोग रहते थे जो संगीत, नृत्य या नाट्य के जानकार थे। किसके जानकार थे? संगीत, नृत्य और नाट्य, म्यूजिक, डांस और ड्रामा। म्यूजिक, डांस और ड्रामा से संबंधित कितने लोग थे? 22। ऐसे लोगों को बोलते हैं गंधर्व। क्या बोलते हैं? आपने पुरानी जो भी किताबें पढ़ी है, वे कलाकार जो संगीत, नृत्य, नाट्य से संबंधित होते हैं क्या कहलाते हैं? गंधर्व कहलाते हैं। तो इसके दरबार में कितने गंधर्व थे? इसलिए नाम पड़ गया गंधर्व 22। क्या नाम पड़ गया? या प्रताप सिंह के दरबार में थे इसलिए बोलते प्रताप 22। क्या बोलते? लिख लो। इसके दरबार में 22 कलाकार थे। देयर वर 22 आर्टिस्ट इन हिज कोर्ट। इसके दरबार में 22 कलाकार थे। देयर वर 22 आर्टिस्ट इन हिज कोर्ट। इन्हें गंधर्व 22 या प्रताप 22 कहा जाता है, कहा जाता था। देवर कॉल्ड इज गंधर्व 22 और प्रताप 22। इन्हें गंधर्व 22 या प्रताप 22 कहा जाता था। गंधर्व का मतलब ही कलाकार है। वे कलाकार जो म्यूजिक, डांस, ड्रामा से रिलेटेड, उनको क्या बोलते हैं? गंधर्व। इन्हें गंधर्व 22 या प्रताप 22 कहा जाता था। देवर कॉल्ड इज गंधर्व 22 और प्रताप 22। क्या कहा जाता था? गंधर्व 22 या प्रताप। अब ये किससे संबंधित है बताओ? देखे, म्यूजिक, डांस और ड्रामा। और इन तीनों में डेली रिहर्सल की आवश्यकता है। भाई म्यूजिक, डांस और ड्रामा आप रिहर्सल नहीं करोगे तो भूल जाओगे। आपको डेली अभ्यास करना पड़ेगा। अच्छी भाषा में कई बार बोलते हैं रियाज। इनका रियाज करना पड़ेगा, रिहर्सल करनी पड़ती डेली। तो ये कहां पे बैठकर रिहर्सल करेंगे? तो इनके लिए पूरा एक डिपार्टमेंट बनाया। उस डिपार्टमेंट का नाम था गुणी जन खाना। क्या नाम था डिपार्टमेंट का? वापस सुनो। देखो, कल मैंने आपको बताया था कि खाना का तो मतलब ही डिपार्टमेंट होता है। खाना का मतलब क्या था? कि डाक विभाग, डाक खाना, दवा विभाग, दवा खाना, चित्रकला का विभाग, सूरत खाना, तो विद्वान लोगों का विभाग, कलाकारों का विभाग।
गुणी का मतलब विद्वान, जन का मतलब लोग, खाना का मतलब विभाग, गुणी लोगों का विभाग, विद्वान लोगों का विभाग, कलाकार लोगों का विभाग, तो नाम क्या पड़ गया? लिख लो। इनके लिए गुणीजन खाना स्थापित करवाया गया था। गुणीजन खाना वॉज एस्टैब्लिश्ड फॉर देम। इनके लिए गुणीजन खाना बनाया गया था। गुणीजन खाना वॉज एस्टैब्लिश्ड फॉर देम, कि भाई आप यहां पे बैठ के अपनी रिहर्सल कर सकते हो, यहां पर बैठ के अपनी डिबेट कर सकते हो, यहां पर बैठ के अपनी चीजें सीख सकते हो, सिखा सकते हो। तो देखो प्रताप सिंह के बारे में 5-6 बातें। हवा महल, फिर उसकी म्यूजिक वाली बातें, उसके बाद चित्रकला की बातें, उसके बाद तमाशा की बातें, उसके बाद इन 22 विद्वानों की बातें। याद रहेगी? ये 5 बातें याद रखनी है। तो कभी पूछे कि प्रताप सिंह की सांस्कृतिक उपलब्धियां बताइए 50 शब्दों में लिख सकते हो? ये एग्जैक्टली सेम का सेम 2010 के मेंस का क्वेश्चन था कि भाई आप 50 शब्दों में लिख दो, और लिखी जा सकती है कि उसने हवा महल बनाया था, संगीत के क्षेत्र में ये किया था उसने, इतने कलाकार रहते थे, चित्रकला के क्षेत्र में ये किया था, और लोकनाट्य के क्षेत्र में ये किया था। याद रहेगी बात? अगला राजा लिखो, जगत सिंह सेकंड। क्या हुआ, रजिस्टर पूरा हो गया तुम्हारा? जल्दी भरा तुमने? छोटा लेके आई थी या पेज फाड़ लिए बीच में? चलो ठीक है। जगत सिंह सेकंड। अगला राजा कौन है? ये जगत सिंह सेकंड वही है जो कृष्णा कुमारी के लिए गिंगोली का युद्ध लड़ गया था। 1807 में ही तो हुआ था गिंगोली। ये देख लो कब से कब है, 1803 से 1818। चलो वो कृष्णा कुमारी वाला मैटर तो अलग। इसकी गर्लफ्रेंड थी रस कपूर, क्या नाम था? और जयपुर में वही होता था जो कौन चाहती थी? तो इसके शासन कार्यों में इंटरफेयर कौन क्या करती थी? देखो, इसकी प्रेमिका रस कपूर, हिज बी लव्ड रस कपूर थी। क्या किया जा सकता है उसमें? हिज बी लव्ड रस कपूर शासन कार्यों में हस्तक्षेप करती थी, इंटरफेयर्ड इन एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी प्रेमिका रस कपूर शासन कार्यों में हस्तक्षेप करती थी, इंटरफेयर्ड इन एडमिनिस्ट्रेशन, इंटरफेयर्ड इन एडमिनिस्ट्रेशन। अतः इसे नाहरगढ़ किले में नजरबंद कर दिया गया था। सो शी वाज हाउस अरेस्टेड इन नाहरगढ़ फोर्ट। अतः इसे नाहरगढ़ किले में नजरबंद कर दिया गया था। सो शी वाज हाउस अरेस्टेड इन नाहरगढ़ फोर्ट। ज्यादा पंचायती नहीं के, नाहरगढ़ किले में नजरबंद कर दिया गया था। रस कपूर अपने जयपुर की बहुत अच्छी डांसर थी, तो लोग डांस देखने जाते। एक बार राजा डांस देखने चला गया। राजा ने कहा भाई आज के बाद बसंती और किसी के आगे नहीं नाचेगी, अब मैं अपने महलों में लेके जाऊंगा। तो राजा के महल में लेके आ गया। क्या दिक्कत है, राजा जो चाहे वो करे। थोड़े दिन बाद राजा ने कहा कि ये डांसर नहीं है, अब से मैं शादी करूंगा, इसे रानी है मेरी। आपकी पर्सनल लाइफ कौन टोकता रोकता है आपको? तो राजा ने शादी कर ली। थोड़े दिन बाद राजा ने कहा कि ये मेरे साथ दरबार में मेरे साथ ही बैठेगी। ठीक है भाई, तब दरबार में राजा की कुर्सी के बराबर एक कुर्सी और लगने लग गई। थोड़े दिन बाद राजा ने कहा कि जो भी दरबार में आते हैं वो मेरे को नमस्ते करने से पहले रस कपूर को करेंगे। दिक्कतें यहां से शुरू हुई। अब दरबार के अंदर बड़े बड़े सामंत आते थे, बड़े बड़े सेठ साहूकार आते थे। वो सेठ साहूकार पहले कभी रस कपूर का डांस देखने जाते थे, तो वो बेचारी उन नोट उछाल के आया करते। उन सेठ साहूकारों ने कभी रस कपूर कहा होगा ये वाला एक बार वापस, जो अभी 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 जो स्टेप लिया था ना, एक बार और, है ना, 50 रुपए और मिलेंगे। अब रस कपूर को एक चेहरे याद थे। अब कोई आया, बड़ा आदमी आया, बाहर का सामंत आया, सेठ साहूकार आया, उसने कहा मैम नमस्ते, सर नमस्ते। अब मैम ने इग्नोर मारा और मैम ने कहा दोबारा, इस बार देखा नहीं था। अब लोग फिर भी यूं जैसे तैसे करके चुपचाप बैठे थे। इतने में गिंगोली वाला युद्ध हुआ। गिंगोली वाले में जगत सिंह तो कहां गया युद्ध लड़ने, और वो कह के गया कि आज के बाद राजा रस कपूर है। जयपुर के सारे डिसीजन कौन लेगी? रस कपूर लेगी। तो अब तो लोग त्राहिमाम त्राहिमाम, अब तो राजा वाली सीट पे बैठे। तो यहाँ सामंतों के रस कपूर के बीच में थोड़ा क्लेश होना शुरू हुआ। तो अपने चोमू पड़ता है, चोमू, यहाँ चोमू के कोई एक सामंत थे, उन्होंने बाद में एक दिन अपने सिपाहियों का पकड़ के बंद करो रहे, तो नाहरगढ़ के अंदर ले जाके बंद कर दिया। जगत सिंह वापस आया तो उसने आते पूछा भाई रस कहाँ है? तो कहा कि नहीं है भाई, उसको तो हमने गिरफ्तार कर लिया, उधर राजा जी देख लेना, यदि वापस लेके आए तो बाद में ठीक नहीं रहेगी। तो राजा जी ने कहा भाई कोई नहीं, ठीक है। ऐसा कहते हैं कि भाई जगत सिंह की जब मृत्यु हुई थी तब रस कपूर नाहरगढ़ के ताले वाले तोड़ के गार्ड वार्ड को छकाते हुए आ जाती है, सती हो जाती है जगत सिंह के साथ, तेरे लिए मैं सब कुछ। तो रस कपूर वैसी महिला थी। और ऐसी कई महिलाएं भी जो समय बहुत पावरफुल हो। हाँ 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 हाँ, आनंद शर्मा की एक, मेरे साथ और किसी राइटर की भी एक बुक पढ़ी हुई है मेरी, राजनर्तकी कैसे नाम से एक बुक होनी चाहिए। ऐसी कई महिलाएं हुई थी बहुत फेमस। जैसे एक जोधपुर में एक महिला थी गुलाब राय। कौन महिला थी? अभी मैं जोधपुर में एक राजा पढ़ा रहा था आपको, विजय सिंह। विजय सिंह पढ़ा रहा था, ये विजय सिंह की प्रेमिका थी। और ये खूब पावरफुल हो गई थी, मतलब जैसा गुलाब राय कहेगी जोधपुर में वैसे ही होगा। इसके नाम पे पूरा गुलाब सागर बना हुआ है जोधपुर के अंदर। और इसको भी बाद में मर्डर हुआ था।
कि बाद में मर्डर कर दिया था किसी ने गुलाब राय का भी। और श्यामल दास जी, वीर विनोद वाले श्यामल दास जी वो लिखते हैं कि या तो मैं बोल लू कि या तो जहांगीर के दरबार में चलती थी नूरजहां की, किसकी चलती, या विजय सिंह के दरबार में किसकी चलती थी, गुलाब राय। तो गुलाब राय का नाम ही हो गया जोधपुर की नूरजहां। क्या नाम हो गया? हाँ हाँ बैठ, ठीक है लिखो। लिखो, महाराजा विजय सिंह की प्रेमिका गुलाब राय को जोधपुर की नूरजहां कहा जाता है। महाराजा विजय सिंह की प्रेम, यही लिख लो फिर बॉक्स बंद कर लेना आपने, ताकि प्रेमिका प्रेमिका सारी एक साथ याद रहे। लिखो, महाराजा विजय सिंह की प्रेमिका गुलाब राय को जोधपुर की नूरजहां कहा जाता है। गुलाब राय, beloved ऑफ महाराजा विजय सिंह, इज नॉन एज नूरजहां ऑफ जोधपुर। विजय सिंह की प्रेमिका गुलाब राय को जोधपुर की नूरजहां कहा जाता है। गुलाब राय, beloved ऑफ विजय सिंह, महाराजा विजय सिंह इज नॉन एज नूरजहां ऑफ। पुरुष प्रधान समाज ये कहां सहन कर पाता कि किसी महिला की चले? हाँ, किसको? तो महत्वाकांक्षा अच्छी बात होती है। नहीं भाई, महत्वाकांक्षा हर आदमी रखता है, पेट्रियार्की वाले महत्वाकांक्षा नहीं रखते क्या? भाई पुरुष की महत्वाकांक्षा है वो रूल करे, तो महिला ये महत्वाकांक्षा रख ले तो गलत है, नहीं है बस। और जब भी कोई दो आपस में चीजें होंगी तो टकराएगी तो सही, उसमें क्या बड़ी बात है। चलो, पर उसके लिए आप ये पूरा पूरा यूं कैसे कर सकते हो कि भाई महिला को महत्वाकांक्षा रखनी नहीं थी, वो महत्वाकांक्षा नहीं रखती तो क्लेश होता ही नहीं। वो रखती तो ठीक ही, अच्छी बात है क्या। पर ये तो सब जगह हुआ। रजिया सुल्तान वो सुल्तान ही बन गई थी, उसके बावजूद उस टाइम के लोगों को यही बात पसंद नहीं थी कि रजिया सुल्तान मतलब यूं पुरुषों की तरह कैसे कपड़े पहन सकती है। वो जो हेट वेट लगा के आती बाद में स्टाइलिश अंदाज में घुसा करती थी, उनको लगता कि नहीं महिला की जैसी छवि होती है वैसी की वैसी होनी चाहिए। तो वो तो आज भी देखिए, और आप हमेशा नोटिस कीजिए, आज भी जितनी महिला नेता होगी वो उतनी ज्यादा रूड होगी, है ना। अक्सर जो एक बात की जाती है कि महिलाओं के आने से शासन के गुण आ जाएंगे, शासन में ममता के गुण आ जाएंगे, में उल्टा है। महिला जितनी भी हुई है वो उतनी क्या हुई है, रूड। वो बोले इंदिरा गांधी देखें, आप ममता बनर्जी देखें, आप मायावती देखें, वसुंधरा जी देखें, आप जयललिता देखें, सब में इस प्रकार की चीजें। कारण है कि महिला को यदि शासन करना तो ऐसा होना पड़ेगा, वरना पुरुष करने नहीं देंगे। उसे अपना वो आवरण छिपाना पड़ता है जो उसका वास्तविक आवरण है, उसे वैसे आचरण करना पड़ता है ताकि बाकी लोगों की समझ में आए बातें। तो ये उनकी मजबूरी रहती है। हाँ, और किसी ने हाथ खड़ा किया। अब राष्ट्रपति बन गए द्रौपदी मुर्मू। हाँ, इससे अच्छा तो और कुछ ही नहीं हुआ, है ना, कि देश के राष्ट्रपति के पद पर। अब ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। भाई वो छोड़ो कि वो एक कितने एक सामान्य परिवार से, एकदम सामान्य परिवार से, उन्होंने तो, उनके परिवार ने तो कभी नहीं सोचा होगा कि देश के सर्वोच्च पद पर वो एक महिला आसीन होगी। पर यह हमारा लोकतंत्र की खूबसूरती है, यह हमारी डेमोक्रेसी है कि हम 75 साल बाद में भी समाज के एकदम हाशिए पे बैठे हुए लोगों को भी समाज के सबसे उच्च पद पर, देश के सबसे उच्च पद पर पहुंचाने में आसीन हो गए। कहने को कोई भी आदमी ये भी कह सकता है कि राष्ट्रपति में तो क्या, उसके पास तो पावर भी नहीं होती, उसको बना दिया। पर फिर भी कई चीजों के सिंबॉलिक महत्व होते हैं, है ना। वो एक महिला अब दुनिया के सारे राष्ट्राध्यक्षों के साथ मुलाकात करेगी, भारत को रिप्रेजेंट करने वाली महिला वो है। तो हमने ये तो दिखाया भाई इतने सालों के अंदर लोकतंत्र के बाद कि भाई हम इस प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं कर रहे। अमेरिका नहीं बना पाया आज तक महिला राष्ट्रपति, हम बना के दूसरी। पहली नहीं, भाई प्रतिभा जी पहले बनी गए थे, द्रौपदी मुर्मू जी इस बार बने तो वो सेकंड है, तो दूसरी बन गए। आदिवासी महिला को बनाने में हम कामयाब हो गए। ये कल वाला दिन तो ये सुकून भरा दिन ही था कि भले कुछ चीजों के सिंबॉलिक महत्व पर ये चीजें आगे जाके पे करती है। आप जिस समाज से आते हैं, जिस एटमोस्फियर से आते हैं, उन लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और दुनिया में सारा गेम कॉन्फिडेंस का है कि भाई कॉन्फिडेंस जब होता है तो लोग कोई अच्छा काम भी कर जाते हैं, और जब कॉन्फिडेंस ही लो रहता है तो उतना अच्छा काम नहीं कर पाते हैं। तो लोगों का कॉन्फिडेंस ही बढ़े इस चीज से, यही बहुत अच्छी बात है। चलो आगे लिखो। क्या लिखा? हाँ है? कौन कहता है? कोई नहीं। बुक वाले आप, तू बुक नहीं पढ़ता रे, बुक तूने आज तक पढ़ी नहीं। कोई बुक पढ़ी है? कोई कौन सी बुक पढ़ी है? वो बुक नहीं है, गाइड है। क्या है? गाइडों वाले कुछ ही लिख देते हैं। ये कहता है इसलिए इसको बदनाम राजा कहा जाता। तो नहीं दिख रहा, बिना कहीं भी नहीं लग रहा, कहना ही पड़ेगा। कई बातें बिना कहीं भी हो जाती है बस। तो चलो लिखो। 1818 ईस्वी में, 1980, 1818 ईस्वी में यह अंग्रेजों से संधि कर लेता है। He concluded treaty with Britishers. यह अंग्रेजों से संधि कर लेता है। He concluded treaty with Britishers.
ये अंग्रेजों से क्या कर लेता है? समझो कौन? जगत सिंह। अगला लिखो भाई, राम सिंह सेकंड। अगला कौन है? राम सिंह सेकंड से पहले इसके पिताजी राजा थे, उनका नाम था जय सिंह थर्ड। क्या नाम था? बस दो जय सिंह तो हो गए, मिर्जा राजा जय सिंह और सवाई जय सिंह। ये तीसरा जय सिंह था, तो अपने किस नाम से पढ़ते हैं इसको? जय सिंह थर्ड। इसका मर्डर हुआ राजमहल के अंदर, इसका मर्डर हो गया था। मर्डर वाला जो मुकदमा चला था, उस मुकदमे का नाम है रूपा बडारण केस। रूपा बडारण केस। कौन सा केस चला था? या रूपा बडारण मामला लिख लो बोले। राजमहल में जहां महिलाएं रहा करती थी, उन महिलाओं के बीच में एक मैनेजर बनाई जाती, जिसका काम यह होता था कि भाई जो रानियां रहती है जहां पे, तो रानियों के लिए क्या बनेगा आज, क्या नहीं बनेगा, कहां से उनके कपड़े आएंगे नहीं आएंगे, महल रानियों को जितनी भी चीजें चाहिए होती थी उनको पूर्ति करने के लिए उनकी जो एक मैनेजर हुआ करती, उस मैनेजर को क्या बोला करते? बडारण। क्या बोलते हैं? नॉर्मली गांव में आप जितने लोग आप समझते होंगे, कोई वृद्ध महिला होती है, अपने अभी भी कहते हैं बडेरी है, कि बडेरा है, बडेरी है, तो वो एक सीनियर महिला होती है, उसको नाम क्या दे दिया जाता? बडारण। तो एक रूपा नाम की बडारण है, उस पर ये इल्जाम आए कि भाई राजा की हत्या में इनका हाथ है और इन्होंने मरवाया। तब तक अंग्रेजों का राज आ गया था, तो दो अंग्रेज जांच करने के लिए आए। एक अंग्रेज का नाम था ब्लैक। क्या नाम था? नाम ब्लैक है, वैसे गोरा ही था। एक अंग्रेज का नाम था ओलविज। क्या नाम था? ओलविज नाम का एक अंग्रेज था। दो अंग्रेज जांच करने के लिए आए मामले की कि भाई क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। जयपुर की जनता बाहर इकट्ठी होगी महल के, जनता को यह मैसेज था भाई राजा को मार दिया। अंग्रेजों का राज था, तो किसी ने कह दिया कि भाई अंग्रेजों ने मार दिया राजा को। अंग्रेज बापड़े जांच करने के लिए आए। अंग्रेज जैसे बाहर निकले, जनता ने कूट कूट के मार दिया। तो ब्लैक को तो मार दिया था, ऑलवेज जैसे तैसे फटे हुए कपड़ों में भाग के गया था। यहां से लिखो लिखो, जयपुर की जनता ने ब्लैक तथा ऑलवेज नामक दो अंग्रेज अधिकारियों पर हमला कर दिया था। जयपुर की जनता ने ब्लैक तथा ऑलवेज नामक दो अंग्रेज अधिकारियों पर हमला कर दिया था। अरे लिख तो मैं बता रहा हूं, वो लिख। तुझे मैं इतना भोला लगता हूं क्या? जयपुर की जनता ने ब्लैक तथा ऑलवेज नामक दो अंग्रेज अधिकारियों पर हमला कर दिया था। पीपल ऑफ जयपुर अटैक्ड ऑन टू इंग्लिश ऑफिसर्स नेम्ड ब्लैक एंड ऑलवेज। Public of Jaipur, या people of Jaipur attacked on two English officers named Black and Always। जयपुर की जनता ने ब्लैक तथा ऑलवेज नामक दो अंग्रेज अधिकारियों पर हमला कर दिया था, तथा इसमें ब्लैक को मार दिया गया था। एंड ब्लैक वाज किल्ड इन इट। तथा इसमें ब्लैक को मार दिया गया था। देखो, ये अंग्रेज अधिकारी रूपा बडारण मामले की जांच कर रहे थे। ये अंग्रेज अधिकारी रूपा बडारण मामले की जांच कर रहे थे। दीज इंग्लिश ऑफिसर्स वर इन्वेस्टिगेटिंग रूपा बडारण केस। ये अंग्रेज अधिकारी रूपा बडारण मामले की जांच कर रहे थे। दीज इंग्लिश ऑफिसर्स वर इन्वेस्टिगेटिंग रूपा बडारण केस। रूपा बडारण मामले की जांच कर रहे थे। वर इन्वेस्टिगेटिंग रूपा बडारण केस। यह मामला महाराजा जयसिंह तृतीय की हत्या से संबंधित था। यह मामला महाराजा जयसिंह तृतीय की हत्या से संबंधित था। दिस केस वॉज बिलोंग टू मर्डर ऑफ महाराजा जयसिंह थर्ड। दिस केस वॉज बिलोंग टू रिलेटेड टू मर्डर ऑफ महाराजा जयसिंह थर्ड। यह मामला महाराजा जयसिंह तृतीय की हत्या से संबंधित था। बॉक्स में बंद करो, इन सारी जानकारियों बॉक्स में बंद कर दो। अब वो अचानक राजा का मर्डर हुआ, तो नया राजा बनाना पड़ा। नया राजा कौन बना? राम सिंह सेकंड। और ये बहुत छोटा था, बहुत माइनर एज में, बहुत कम आयु में राजा बन गया। अच्छा, पहले कम आयु में राजा बनते तो क्या बनाए जाते? उनके संरक्षक, घर का सदस्य बन जाता कि भाई चुंडा के लिए चुंडा बन गया, आपके मोकल के लिए, कुंभा के लिए आपका रणमल बन गया आके, या मोकल के लिए भी रणमल बन गया। पृथ्वीराज चौहान के लिए उसकी माता कर्पूरी देवी बन गई। विक्रमादित्य के लिए उसकी माता कर्मावती बन गई। मूलराज के लिए उसकी माता नायिका देवी बन गई। पर जब अंग्रेज आ गए थे, तो अंग्रेज का हम खुद ध्यान रखेंगे। तो इस बार अंग्रेज खुद संरक्षक बने। एक अंग्रेज हुआ करता अपने यहाँ पे, जॉन लुडलो। कौन अंग्रेज था? तो इसका पैटर्न किसको बनाया गया था? जॉन लुडलो। लिखो, राम सिंह सेकंड कम उम्र में राजा बना था। राम सिंह सेकंड बिकेम किंग इन माइनर एज। राम सिंह सेकंड कम उम्र में राजा बना था। राम सिंह सेकंड बिकेम किंग इन माइनर एज। अतः जॉन लुडलो को उसका संरक्षक बनाया गया। सो जॉन लुडलो was appointed as patron. So John Ludlow was appointed as patron.
जॉन लुडलो को संरक्षक बनाया गया। और लुडलो बेचारा बहुत भला, बहुत अच्छा आदमी था एकदम। और मतलब जयपुर की जनता इतना प्यार करती थी लुडलो से, पर उनसे लुडलो का नाम नहीं बोला जाता। लुडलो, जीभ घूमती नहीं है ना, लुडलो बोलने में जोर आता है, तो फिर जयपुर वाला नाम निकाल दिया लाडू जी। माँ को लाडू जी है, माँ को लाडू जी। राम सिंह सेकंड का पैटर्न किसको बनाया गया था? लाडू जी। भला आदमी था बेचारा, इसने कई कुप्रथाओं पर उस टाइम रोक ही लगा दी थी एकदम। जैसे सती प्रथा को बैन कर देता उस टाइम पूरी तरफ से, कानूनी बना देता है। तो आज गया सुनना एक बार बात है, इसने समाधि प्रथा पर रोक लगा दी थी, इसने कन्यावध पर रोक लगा दी थी, इसने मानव व्यापार पर रोक लगा दी थी। सती प्रथा आप जानते हो? पति की मृत्यु के बाद में पत्नी उसके साथ में जल जाया करती, इसको क्या बोलते हैं? सती प्रथा। समाधि प्रथा हिंदुओं में एक पवित्र रिवाज हुआ करता उस टाइम के अनुसार, कि कोई संत महात्मा टाइप के लोग होते, वो कहते हैं भाई मेरी मृत्यु नजदीक है, खड्डा खोदते उसमें बैठ जाते लोग, मिट्टी डाल देते, इच्छा मृत्यु, अपने हिसाब से अपनी मृत्यु का वर्ण कर लिया करते। इसको हम बोलते हैं कि समाधि लिए। क्या लिए? और हमारे कई संतों ने समाधि ली, हम उनको पूछते हैं। रामदेव जी महाराज, जसनाथ जी महाराज, खूब सारे लोग हमारे समाधि लेके गए, हम उनकी पूजा और करते हैं। पर अंग्रेजों ने आने के बाद में कहा कि समाधि नहीं है, सुसाइड है। और आज के बाद में यदि किसी ने मिट्टी डालने की कोशिश की तो उनपे हम डालेंगे बाद में। तो बस समाधि प्रथा को भी क्या कर दिया गया? बैन। कन्यावध को जानती हो? बेटी होते ही मार दिया करते। मानव व्यापार, आपके जी में आई कि यार घर पे काम करने के लिए नौकर चाहिए, आप दुकान से जाके खरीद के लेके आ गए। मनुष्य को खरीदा जा सकता था, मिलते थे, मनुष्यों का मार्केट लगता, दासों का मार्केट लगता, वहां से आप खरीद सकते हो। लेकिन अब मना किया गया कि नहीं, किसी भी आदमी को इस प्रकार से खरीदा या बेचा, ये उसकी गरिमा के खिलाफ है, इस प्रकार का काम आप नहीं कर सकते हो। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग पे रोक लगा दी गई, कन्यावत पे रोक लगा दी गई, समाधि प्रथा पे और सती प्रथा। कोई पूछे कौन से राजा के टाइम में रोक लगाई गई? किधर गया रे? किससे आएगा? हाँ, स्वाइप करूं किधर से? कलर वलर ही चेंज हो गए इसके। किस पे लिख दूं? नीले पे पढ़ा दूं? कैसे आएगा? कोई पूछे कौन से राजा के टाइम में रोक लगाई गई, तब तो राम सिंह सेकंड। कोई पूछे कौन से अंग्रेज अधिकारी ने रोक लगा दी, तो कौन से लगा दी थी? जॉन लुडलो। याद रहेगा? ये चार लिख के आप लिख लो, इन कुप्रथाओं पर रोक लगा दी गई थी। इंग्लिश में वही लिखना, सती प्रैक्टिस, समाधि प्रैक्टिस, फीमेल इन्फेंटिसाइड और ह्यूमन ट्रैफिकिंग। पहले आप चार नाम लिखो, फिर मैं बता देता हूं। सती प्रथा, सती प्रैक्टिस, समाधि प्रथा, समाधि प्रैक्टिस, कन्यावध, फीमेल इन्फेंटिसाइड, फीमेल इन्फेंटिसाइड और मानव व्यापार, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। लिख लो, इन कुप्रथाओं पर रोक लगा दी गई थी। दीज बैड कस्टम्स वर बेंड। दीज बैड कस्टम्स वर बेंड। इन कुप्रथाओं पर रोक लगा दी गई थी। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, तो कोई राजा पूछे तब तो कौन से राजा ने लगाई? राम सिंह सेकंड। और कोई पूछे कौन से अंग्रेज अधिकारी ने लगाई, तो किसने लगाई? 57 की क्रांति आई। 57 वाली क्रांति के टाइम पूरा भारत तो क्या कर रहा था? अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहा था। जयपुर पढ़ रहा था। जयपुर में स्कूल बना था उस साल, एक मदरसा हुनरी। कौन सा स्कूल बनाया गया था? आर्ट के डेवलपमेंट के लिए। किसके लिए बनाया गया? कला के विकास के लिए। कला के लिए फारसी शब्द होता है हुनर। उन्हें पढ़ते, कोई हाथ का काम बहुत अच्छा करता है, कोई पेंटिंग बहुत अच्छी बनाता है, कोई लकड़ी का काम अच्छा करता है ना, कोई कपड़े अच्छे बनाता था, अपने कहते इसके हाथ में क्या है? हुनर है। तो उन हुनर के लोगों को और सुधारने के लिए, उस स्किल को डेवलप करने के लिए स्कूल बनाया गया। स्कूल को बोलते हैं मदरसा, इसलिए स्कूल का नाम क्या हो गया? तो मदरसा हुनरी किस साल स्थापित किया गया? 1857। किसके विकास के लिए? बाद में इसका नाम चेंज हुआ, अभी भी चलता है स्कूल। आजकल इसका नाम है राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट। क्या बोलते हैं इसको? राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट। आर्ट की बातें सिखाएंगे और क्राफ्ट मतलब हैंडीक्राफ्ट जो होता है उसकी बातें सिखाएंगे। लिखो, 1857 ईस्वी में, इन 1957 एडी, कला के विकास के लिए, फॉर डेवलपमेंट ऑफ आर्ट, कला के विकास के लिए, फॉर डेवलपमेंट ऑफ आर्ट, मदरसा हुनरी की स्थापना की गई थी। मदरसा हुनरी वॉज स्टैब्लिश्ड। मदरसा हुनरी की स्थापना की गई थी। मदरसा हुनरी वॉज स्टैब्लिश्ड। मदरसा हुनरी की स्थापना की गई थी। मदरसा हुनरी वॉज स्टैब्लिश्ड, जिसे वर्तमान में राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स कहा जाता है, विच इज कॉल्ड एज राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स इन प्रेजेंट। जिसे वर्तमान में राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स कहा जाता है, विच इज कॉल्ड एज राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स इन प्रेजेंट। राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स
इन प्रेजेंट। अब क्या नाम पड़ गया इसका बताओ देखिए, राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, जिसे वर्तमान में राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स कहा जाता है ना। तो कोई पहले पूछ ले भाई इसका पुराना नाम क्या था या इसका नया नाम बताओ, तो बता दोगे? तो पुराने टाइम में तो क्या बोलते, मदरसा। कब बनाया गया था? अच्छा, अंग्रेज आ गए तो एजुकेशन आ ही गई थी। एजुकेशन आ गई पर एक चीज नोटिस की गई कि स्कूलों में लड़कियां पढ़ने के लिए नहीं जा रही। पता लगा राजा ने कि भाई जब स्कूल खोल दी तो लड़कियां क्यों नहीं जा रही पढ़ने के लिए? तो घर वालों ने कहा भाई जहां लड़के पढ़ते हैं वहां पर हम लड़कियों को पढ़ने के लिए नहीं भेजे, कोएड के अंदर हम नहीं भेजे। तो बात जयपुर के राजा ने कहा ठीक है, बच्चियों के लिए अलग से स्कूल खोल दिया जाए। तो राजस्थान में अपनी पहली बार लड़कियों के लिए अलग से स्कूल खोला गया था। वो कहां पे खोला गया था? जयपुर। एक बंगाली ब्राह्मण हुआ करते, कांति चंद्र मुखर्जी, क्या नाम था? ये इनकी एडवाइस थी कि भाई बच्चों के लिए अलग से स्कूल खोल दो यार, ताकि बच्चियां पढ़ने के लिए तो आए। तो लिखो 1866 ईस्वी में, इन 1866 एडी, कांति चंद्र मुखर्जी की सलाह पर, ऑन एडवाइस ऑफ कांति चंद्र मुखर्जी, कांति चंद्र मुखर्जी की सलाह पर, ऑन एडवाइस ऑफ कांति चंद्र मुखर्जी, कांति चंद्र मुखर्जी की सलाह पर, ऑन एडवाइस ऑफ कांति चंद्र मुखर्जी, जयपुर में कन्या विद्यालय स्थापित किया गया था। गर्ल्स स्कूल वॉज एस्टैब्लिश्ड एट जयपुर। जयपुर में कन्या विद्यालय स्थापित किया गया था। गर्ल्स स्कूल वॉज एस्टैब्लिश्ड एट जयपुर। जयपुर में क्या स्थापित किया गया था? कन्या विद्यालय। कोष्टक में लिखो, राजस्थान की किसी भी रियासत में पहला, फर्स्ट इन एनी प्रिंसली स्टेट ऑफ राजस्थान, राजस्थान की किसी भी रियासत में पहला, फर्स्ट इन एनी प्रिंसली स्टेट ऑफ राजस्थान। और एजुकेशन में तो इस बंदे ने खूब ही काम किए। अपने जयपुर में कॉलेज है महाराजा, ये इसी का बनाया हुआ है। अपने जयपुर में कॉलेज है संस्कृत, ये जेलन रोड पे एक संस्कृत कॉलेज बना हुआ है, ये सब इसी के बनाए हुए। लिख लो, जयपुर में महाराजा कॉलेज तथा संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। महाराजा कॉलेज एंड संस्कृत कॉलेज वर एस्टैब्लिश्ड एट जयपुर। जयपुर में महाराजा कॉलेज तथा संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। महाराजा कॉलेज एंड संस्कृत कॉलेज वर एस्टैब्लिश्ड एट जयपुर। जयपुर में महाराजा कॉलेज तथा संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। महाराजा कॉलेज एंड संस्कृत कॉलेज वर एस्टैब्लिश्ड एट जयपुर। तो पहले महाराजा कॉलेज में सारी स्ट्रीम हुआ करती, साइंस भी इसी में थी, आर्ट्स भी इसी में थी, कॉमर्स भी इसी में थी, लड़कियां भी इसी में थी, है ना। बाद में जैसे जैसे संख्या बढ़ी तो कहा आर्ट्स के लिए कॉलेज खोल दिया जाए राजस्थान, कॉमर्स के लिए खोल दिया जाए कॉमर्स, और आजादी के बाद ये लड़कियों के लिए खोल दिया गया महारानी। तो महाराजा के ठीक सामने बनाया गया, इसलिए उसका नाम क्या रख दिया? बाकी महारानी वो तो बाद का है, पहले जो कॉलेज हुआ करता, आपने कॉलेज कौन सा था? महाराजा। और नाम महाराजा इसीलिए है क्योंकि महाराजा ने खोला, महाराजा के द्वारा बनाया गया, इसलिए नाम क्या रख दिया गया? महाराजा। फिर ये महाराजा के सामने बनाया, इसलिए कहा इसका नाम क्या रखें? ये महाराजा नहीं बनाया हुआ, ये केवल इसलिए नाम है क्योंकि ये किसके सामने था? महाराज। पर यहाँ पे तो तब जोरदार लगता है कि सिटी बस में आप जाओ, वहां जब सिटी बस रुकती है तो सिटी बस वाला कहता है महाराजा महारानी उतरो, महाराजा महारानी उतरो। और उस समय जो बच्चे उतरते उनको फील आता है अच्छा अपने महाराजा महारानी है। एजुकेशन में इस बंदे ने खूब काम करवाए थे। आप विश्वास नहीं करेंगे, 1861 में यह बंदा जयपुर में मेडिकल कॉलेज बना गया था। आज भी राजस्थान के सब शहरों में मेडिकल कॉलेज नहीं है, इसने 1861 में जयपुर में मेडिकल कॉलेज बना लिया था। पर विडंबना देखो, एडमिशन नहीं हुआ उसमें, एक भी बंद करना पड़ा, कोई आया नहीं पढ़ने, कोई समझता ही नहीं था कि मेडिकल की भी कोई पढ़ाई होती है। राम सिंह सेकंड भारत का पहला प्रोफेशनल फोटोग्राफर है। फोटोग्राफी क्या करता था ये बंदा? प्रोफेशनल फोटोग्राफर था। 3 इडियट वाला वो है ना, थोड़ा कम कमा लेंगे टाइप बड़ा सा वो था एकदम, माधवन माधवन करता है। हाँ, तो वैसे राम सिंह सेकंड फोटोग्राफर था। राजस्थान में तो अपने पहली बार प्रोफेशनल फोटोग्राफी इस आदमी ने शुरू की थी। तो इसका मतलब बंदा मॉडर्न तो था, तो एजुकेशन का मतलब जानता था कि एजुकेशन में क्या क्या चीजें। एक बार ब्रिटेन का एक राजा था उन दिनों में, एडवर्ड पंचम। कौन था वो? 1868 के आसपास में अपने जयपुर आया। कब जयपुर आया? 1868। इसकी जो रानी थी उसका फेवरेट कलर था पिंक। फेवरेट कलर कौन सा था? राम सिंह ने कहा पूरे जयपुर में एक ही कलर होना चाहिए रहा। कौन सा? पिंक। लिखो 1868 ईस्वी में, 1868 ईस्वी में, इन 1868 एडी, एडवर्ड पंचम के जयपुर आगमन के समय, ऑन जयपुर अराइवल ऑफ एडवर्ड पंचम, एडवर्ड फिफ्थ, एडवर्ड पंचम के जयपुर आगमन के समय, ऑन जयपुर अराइवल ऑफ एडवर्ड फिफ्थ, जयपुर में गुलाबी रंग करवाया गया था। जयपुर वॉज पेंटेड इन पिंक कलर। जयपुर में गुलाबी रंग करवाया गया था। जयपुर वॉज पेंटेड इन पिंक कलर। कैसा रंग करवाया गया था? गुलाबी रंग करवाया गया था। जब अपने हिंदी वाले एक नाम और लिखना कोष्टक में, गेरुआ।
इंग्लिश में तो पिंक ही कहते हैं, पर ये हिंदी में वास्तव में पूरा गुलाबी नहीं था, हल्का गुलाबी टाइप का रंग था, इसलिए क्या लिख लो, गेरुआ। कि कभी एग्जाम में क्वेश्चन आया कि जयपुर में कौन सा रंग कराया था, आप राज्य होगी गुलाबी करवाया, नीचे ऑप्शन में गुलाबी हो ही ना, फिर आप बैठे बैठे मुझे गालियां निकालोगे। मंगता सारी बात बता गया, इधर उधर की बातें कर गया फालतू की, वास्तव में कलर नहीं बता के गया कि कौन सा करवाया था। तो अपने याद रख लेना कि एडवर्ड पंचम की रानी ने राम सिंह को कहा होगा कि रंग दे तुम मोहे गेरुआ, तो उसने कहा चारों तरफ क्या कर देंगे अपने, गेरुआ गेरुआ कर देंगे। एक प्रिंस आया उधर से, कोई अल्बर्ट, कौन आया था, और उससे एक म्यूजियम की नींव लगाई गई, इसलिए उस म्यूजियम का नाम है अल्बर्ट हॉल। क्या नाम उस म्यूजियम का? इस अल्बर्ट हॉल का जो वास्तुकार था वो बड़ा शानदार बंदा था, स्टीवन जैकब। कौन बंदा था? लिखो 1876 ईस्वी में, 1976 आईडी 1876 ईस्वी में प्रिंस अल्बर्ट ने अल्बर्ट हॉल की नींव लगाई थी। प्रिंस अल्बर्ट लेट डाउन फाउंडेशन स्टोन ऑफ अल्बर्ट हॉल। प्रिंस अल्बर्ट ने अल्बर्ट हॉल की नींव लगाई थी। प्रिंस अल्बर्ट लेट डाउन फाउंडेशन स्टोन ऑफ अल्बर्ट हॉल। प्रिंस अल्बर्ट ने अल्बर्ट हॉल की नींव लगाई थी। प्रिंस अल्बर्ट लेट डाउन फाउंडेशन स्टोन ऑफ अल्बर्ट हॉल। नीचे लिख लो वास्तुकार स्टीवन जैकब। वास्तुकार कौन है? स्टीवन जैकब। तो अल्बर्ट हॉल का वास्तुकार कौन था बताओ, देखिए नाम, स्टीवन जैकब। ये पहला आदमी था जिसने अपने घर के बाहर बोर्ड लगाया था, बी अवेयर डॉग्स, कुत्तों से, कुत्ते रखता था ये बड़े बड़े। एक बात इसमें अलग से बॉक्स बना के लेना, राजा के टाइम की नहीं, बात की एक बात है। एक राइटर हुआ, सुन लो पहले बातें, उस राइटर का नाम है स्टेनले रीड। कौन राइटर, नाम बताओ देखे? स्टेनले रीड। इस बंदे ने एक बुक लिखी थी, उस बुक का नाम है रॉयल टाउन्स ऑफ इंडिया। कौन सी बुक लिखी थी? इसी बुक में पहली बार इस शब्द का इस्तेमाल हुआ था, पिंक सिटी। तो जयपुर को पिंक सिटी करने वाला जो बंदा था, वो बंदा कौन था? आपने कौन सी बुक में कहता? लिख लो, अलग से लिखे, बॉक्स में बंद कर लो। स्टेनले रीड ने अपनी पुस्तक रॉयल टाउन्स ऑफ इंडिया में जयपुर को पिंक सिटी कहा था। स्टेनले रीड कॉल्ड जयपुर एज पिंक सिटी इन हिज बुक रॉयल टाउन्स ऑफ इंडिया। स्टेनले रीड ने अपनी पुस्तक रॉयल टाउन्स ऑफ इंडिया में जयपुर को पिंक सिटी कहा था। स्टेनले रीड कॉल्ड जयपुर एज पिंक सिटी इन हिज बुक रॉयल टाउन्स ऑफ इंडिया। अपनी पुस्तक रॉयल टाउन्स ऑफ इंडिया में जयपुर को पिंक सिटी कहा था। क्या कहा था जयपुर को? पिंक सिटी। किसने? स्टेनले रीड ने। कौन सी बुक में? बुक का नाम बताओ देखिए, रॉयल टाउन्स ऑफ इंडिया। अगला राजा लिख लो, माधव सिंह। ये भाई साहब भयंकर डाकी आदमी था, मतलब यूं 1900 वाली सदी के अंदर जाके 20वीं शताब्दी आ गई, इसमें भी यूं बंदा कोई 6.5 फीट की हाइट थी, सुबह सुबह उठते 5-6 किलो दूध और 3 किलो जलेबी का नाश्ता किया करता था, है ना। तो यूं भीम का है, विशाल का है, और उतना ही भगवान ने शानदार रंग रूप दिया था इसको। ओए होए होए, ताबर देखे तो डर जाए, ऐसा आदमी था ये। बब्बर शेर क्या कहते हैं इसको? लिखो, जैसे बब्बर शेर कहा जाता है, अंग्रेजी में बब्बर शेर क्या कहते हैं तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, हिंदी में लिख लो वरना। जैसे बब्बर शेर कहा जाता है, हिंदी में लिख लेना रहा, वरना डबल लो इन करके लफड़ा करोगे कोई। जैसे बब्बर शेर कहा जाता है, सारी अंग्रेजी लिखनी जरूरी थोड़ी है। ये अपने सिटी पैलेस है, सिटी पैलेस के अंदर इसने एक महल बनाया था, मुबारक महल। क्या बनवाया था? लिख लो, इसने मुबारक महल का निर्माण करवाया था। ये बिल्ट मुबारक महल, इसने मुबारक महल का निर्माण करवाया था। ये बिल्ट मुबारक महल। 9 दासियां थी इसके, वो आपस में लड़ती कि भाई इसका कमरा अच्छा है, मेरा कमरा अच्छा नहीं है, तो इसने 9 के लिए 9 एक जैसे कमरे बनवा दिए। तो नाहरगढ़ कभी देखने के लिए जाना, उसमें 9 एक जैसे महल है, वो किसने बनवाए थे? माधव सिंह सेकंड। किसके लिए? अपनी 9, देख लो, अपनी 9 दासियों के लिए, फॉर इज 9 कंक्यूबेंस। अपनी 9 दासियों के लिए, फॉर इज 9 कंक्यूबेंस। नाहरगढ़ में 9 एक जैसे महल बनवाए थे। बिल्ट 9 सेम पैलेसेज इन नाहरगढ़। नाहरगढ़ में 9 एक जैसे महल बनवाए थे। 9 एक जैसे महल बनवाए थे। ही बिल्ट 9 सेम पैलेसेज इन नाहरगढ़। नाहरगढ़ में 9 एक जैसे महल बनवाए थे।
तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि एक राजा ने मदन मोहन मालवीय को सबसे अधिक रुपए दिए थे, गंगा सिंह। किसने दिए थे? तब मदन मोहन मालवीय ने कहा था कि साहब जयपुर के राजा ने तो 5 लाख दिए हैं, आप देख लो कितने दोगे, है ना। तो जयपुर का वो राजा 5 लाख देने वाला कौन है? लिखो, बीएचयू की स्थापना के लिए, फॉर फाउंडेशन ऑफ बीएचयू, बीएचयू की स्थापना के लिए, फॉर फाउंडेशन ऑफ बीएचयू, मदन मोहन मालवीय को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी थी। He gave financial support of 5 lakh rupees to मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी थी। He gave financial support of 5 lakh rupees to मदन मोहन मालवीय। फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफ 5 लाख रुपीज टू मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी थी। राजस्थान में पहली बार किसी ने डाक व्यवस्था शुरू की थी कि आप लेटर एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं, तो वो जगह है जयपुर। वो राजा कौन था? याद रहेगी बात? लिखो, 1904 ईस्वी में, 1904 एडी, जयपुर में डाक व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। पोस्टल सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन जयपुर। जयपुर में डाक व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। पोस्टल सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन जयपुर। जयपुर में डाक व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। कौन सा सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया? लिख लो, किसी भी रियासत में पहली बार, राजस्थान की किसी भी रियासत में पहली बार, फर्स्ट टाइम इन एनी प्रिंसली स्टेट ऑफ राजस्थान। आप है ना कभी सिटी पैलेस देखने के लिए जाओ तो सिटी पैलेस के अंदर 2 बड़े बड़े चांदी के बर्तन रखे हुए, चांदी के मटके रखे हुए। तो माधव सिंह के लिए कहते हैं कि माधव सिंह एक बार लंदन गया था। लंदन की वहां पे कोई फंक्शन था, उनके राजा रानी का कोई फंक्शन था, और उसमें इसको बुलाया कि भाई तेरे को आना है। इसने कहा मैं नहीं जाऊंगा उनके। क्यों नहीं जाएगा? तो उसने कहा अरे तो बिना गोविंद देव जी के मेरे से तो आज राजा है, कल राजा है, फिर मेरे को गाय का दूध पीना होता है, तो वहां गाय का दूध कहां मिलेगा? और फिर सबसे बड़ी बात, उनके देश का पानी नहीं पीऊंगा, धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, उनका खाना पीना ही नहीं करूंगा। फिर कहा यार पूरी दुनिया के राजा जाएंगे, तुम नहीं जाओगे तो लोग नाराज होंगे, अंग्रेज नाराज होंगे। तो फिर कहा कि ठीक है, गोविंद देव जी की मूर्ति साथ में ले लो, एक गाय ले लो, आटा ले लो, साथ में सब्जियां ले लो, अपना रसोईया ले लो, वहां पे बना देगा। पर पानी का क्या करें? पानी कैसे लेके जाएंगे? तो 2 बड़े बड़े चांदी के बर्तन मंगवाए, उनके अंदर गंगा जल भरवाया। फिर क्या भरवाया? गंगा जल भरवाया। गंगा जल लेके भाई लेके जाए, फिर गंगा जल लेके जाए, साधारण पानी तो क्यों लेके जाए? अब वहां अंग्रेजों के बेचारे बहुत अच्छी व्यवस्था हो रखी, अंग्रेज सबके सामने बिस्लरी की बोतल ला के रखे, और ये कहना है पीछे पड़ा भाई साहब, ड्रम में पड़ा, अपना लेके आओ वहां से। खाना अंग्रेज ला के रखे, ये कि नहीं नहीं तुम्हारे वाले खाना नहीं खाऊंगा, मेरा खाना रसोईया आया हुआ है, रसोईया बना देगा, वो खाना खाऊंगा, पहले गोविंद देव जी के भोग लगाऊंगा, बाद में खाऊंगा। अंग्रेजों ने जाके रानी के किसी के कान भरे, और रानी को जाके कहा कि वो एक कोई राजा आ रखा है और वो छुआछूत करता है तुम्हारे साथ, अनटचेबिलिटी। वो कहता है ईसाइयों के साथ तो बैठ के खाना भी नहीं खाता मैं। बुलाया और रानी ने कि भाई तुम हमारे साथ छुआछूत करते? उसने कहा नहीं। तो मैंने सुना तुम हमारे यहाँ का पानी नहीं पीते। तो उसको लगा इनको पता और चल गया, करते तो हैं अपने, मैं इनको नहीं मानता, ईसाइयों के साथ मैं नहीं पीता पानी। तो उसने कहा नहीं नहीं, वास्तव में आप हमारी कल्चर नहीं जानते। कौन सी कल्चर? कि हमारा राजस्थान की कल्चर है कि बाप यदि बेटी के घर पे जाता तो उनके घर का पानी नहीं पीता। बस उसने कहा मतलब कि आप मेरी बेटी समान हो तो आपके घर का पानी कैसे पी सकता हूं? रानी बड़ी इंप्रेस हुई बेचारी, तो रानी को लगा यार कितना भला आदमी है जो मुझे अपनी किसके समान समझता है, बेटी। और माधव सिंह जी को लगा कि अब एकदम रानी सही है, अब राजी एकदम। तो सिर पे फेरा, हाथ 11 रुपए पकड़ाए लो। रानी ने चुपचाप ले लिए, है ना। तुम्हारे में से कोई लड़की होती सीधा सीधा नहीं लेती, फिर कई इधर नोट देती, ना ना नहीं रहने दो, नहीं इतने इतने नहीं, थोड़े दे दो, अब नोट छोड़ दे। लड़कियों मुझे तुम्हारी ये कभी नहीं समझ में आई, न तुम नोट छोड़ती हो ना तुम लेती हो, उतने लेने भी होते हैं पर कहना भी नहीं होता। उल्टा कहा करोगे 500 क्या दे रहा, मांगते 2000 देके जा, पर तुम वैसे करो अभी थोड़े दिन पहले तो दिए थे, नहीं नहीं तो नोट तो छोड़ दे, फट जाएगा बीच में से। हाँ ये बड़ा था, पर उसने बेचारे ने भली थी, उसने चुपचाप ही ले लिए थे अपने। अगला राजा लिखो, मान सिंह सेकंड। यह आजादी के समय जयपुर का राजा था। He was king of Jaipur at the time of independence. यह आजादी के समय जयपुर का राजा था। He was king of Jaipur at the time of independence. आजादी के समय कहां का राजा था? जयपुर का राजा, है ना। अपने यहां राजस्थान में राज्यपाल नहीं बनते थे, अपने राजस्थान में बनते थे राज प्रमुख। क्या बनते? राज्यपाल अपने बहुत बाद में बनने लगे थे। तो अपना पहला और लास्ट कोई राज प्रमुख था, तो वो कौन था? लिख लो, यह राजस्थान के पहले एवं एकमात्र राज प्रमुख थे।
ही वॉज फर्स्ट एंड ओनली राज प्रमुख ऑफ राजस्थान। आगे एकीकरण पढ़ेंगे तब मैं और समझाऊंगा ये बात। यह राजस्थान के पहले एवं एकमात्र राज प्रमुख थे। ही वॉज फर्स्ट एंड ओनली राज प्रमुख ऑफ राजस्थान। यह राजस्थान के पहले एवं एकमात्र राज प्रमुख थे। ही वॉज फर्स्ट एंड ओनली राज प्रमुख ऑफ राजस्थान। राजस्थान के पहले और एकमात्र राज प्रमुख थे। इनकी रानी वे गायत्री देवी, बहुत फेमस महिला वे, लिख लो रानी बराबर लिख लो गायत्री देवी। फिर मैं इनके बारे में दो एक फैक्ट बताता हूं। क्या नाम था रानी का? अपने राजस्थान की पहली महिला जो लोकसभा में गई थी वो गायत्री देवी है। भारत में पहले चुनाव हुए थे 1952, उसमें लोकसभा में राजस्थान से कोई महिला नहीं थी। दूसरे चुनाव हुए थे 1957, अगेन राजस्थान से कोई महिला नहीं थी जो वहां पे गई है। अगले चुनाव 1962, और 1962 वाले चुनाव के अंदर पहली महिला अपने जीत के गई थी, वो कौन थी? एक पार्टी हुआ करती उन दिनों में, स्वतंत्र पार्टी। कौन सी पार्टी थी? तो कौन सी पार्टी से चुनाव लड़ा था? स्वतंत्र पार्टी से चुनाव लड़ा, इससे लड़के गई थी। तो राजस्थान की पहली महिला लोकसभा सांसद कौन है? यह राजस्थान की पहली महिला लोकसभा सदस्य कौन थी? लिख लो, यह राजस्थान से पहली महिला लोकसभा सदस्य थी। शी वॉज फर्स्ट फीमेल लोकसभा मेंबर फ्रॉम राजस्थान। यह राजस्थान से पहली महिला लोकसभा सदस्य थी। शी वॉज फर्स्ट फीमेल लोकसभा मेंबर फ्रॉम राजस्थान। यह राजस्थान से पहली महिला लोकसभा सदस्य थी। और उस टाइम जब जीती तब तो रिकॉर्ड था, भयंकर वोटों से जीती थी। मतलब सामने वाले कैंडिडेट को कुछ मिला ही नहीं था, सारे वोट एक तरफ आ गए थे। पूरी जयपुर की जनता ने उमड़ घुमड़ के वोट दे दिए थे सारे के सारे। लिख लो कोष्टक में 1962 स्वतंत्र पार्टी, 1962 स्वतंत्र पार्टी। कब गई थी जीत के? 1962। कौन सी पार्टी से? स्वतंत्र। ऑटोबायोग्राफी लिखी इन्होंने खुद की, लिख लो आत्मकथा, द प्रिंसेस रिमेंबर्स। लिख लो आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी कि गायत्री देवी की ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम है? क्या नाम है उनका? द प्रिंसेस रिमेंबर्स, मेरी यादें, राजकुमारी की यादें। ठीक है, लिख लिया? लिखो अलवर का इतिहास। एक लाइन तो लिखो आप। अलवर में कछवाहा वंश का शासन था। कछवाहा डायनेस्टी रूल्ड ओवर अलवर। अलवर में कछवाहा वंश का शासन था। कछवाहा डायनेस्टी रूल्ड ओवर अलवर। कछवाहा वंश का शासन था, कछवाहा डायनेस्टी रूल्ड ओवर अलवर। हुआ क्या कि अपने एक रियासत थी जयपुर, जयपुर के अंदर एक ठिकाना पड़ता था, उस ठिकाने का नाम था माचेड़ी। क्या नाम था? और यह माचेड़ी में एक सामंत हुआ करता, उसका नाम था प्रताप सिंह नरूका। क्या नाम था? कौन था बंदा? नाम बताओ देखे। प्रताप सिंह नरूका नाम का बंदा। कहां का सामंत है? और इसने 1774 के आसपास एक मुगल बादशाह हुआ करता, शाह आलम सेकंड। मुगल बादशाह कौन था? और उसने इसको लिख के दे दिया कि भाई आज के बाद तू जयपुर के अंडर में नहीं, आज के बाद तू स्वतंत्र राजा है। तो ये अपने आप को माचेड़ी को अलग कब कर देता है? 1774। अब माचेड़ी जयपुर से अलग एक नया राज्य स्थापित कर लिया इसने। कौन सा? माचेड़ी। कब कर लिया? कौन से मुगल बादशाह ने लिख के दे दिया? 1775 के अंदर ये अलवर पे कब्जा करता है। अलवर पहले भरतपुर वालों के पास था, ये भरतपुर वालों से अलवर छीन लेता है। कब छीन लेता है? 1775। तो राजधानी कौन सी बन गई? अलवर। तो अलवर एक अलग स्टेट ही बन गया बाद में। पहले स्टेट कौन सा बना था? माचेड़ी। माचेड़ी से अलग होकर पूरा एक कौन सा बना लेता अपना? अलवर। पहले अंडर में किसके आते थे? जयपुर। तो वो थे तो जयपुर वाले थे तो कछवाहा ही थे, पर कछवाओं की कौन सी ब्रांच हो गई? वो नरूका ब्रांच। कौन सी ब्रांच? तो ये जो लाइन लिखी है ना आपने, क्या लिखा है? कछवाहा वंश का साथ, इसके क्वेश्चन में लिख लो नरूका शाखा, नरूका ब्रांच, नरूका शाखा, नरूका ब्रांच। पहला राजा लिखो प्रताप सिंह। प्रताप सिंह। यह माचेड़ी का सामंत था। ही वॉज फ्यूडल लॉर्ड ऑफ माचेड़ी। जयपुर में जगह पड़ती है माचेड़ी। यह माचेड़ी का सामंत था। ही वॉज फ्यूडल लॉर्ड ऑफ माचेड़ी। यह माचेड़ी का सामंत था। ही वॉज फ्यूडल लॉर्ड ऑफ माचेड़ी। 1774 ईस्वी में, इन 1774 एडी, 1774 ईस्वी में, इन 1774 एडी, मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड ने, मुगल एम्परर शाह आलम सेकंड, मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड ने
मुगल एम्परर शाह आलम सेकंड, मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड ने इसे स्वतंत्र राजा घोषित कर दिया था, डिक्लेयर्ड हिम इंडिपेंडेंट किंग। इसे स्वतंत्र राजा घोषित कर दिया था, डिक्लेयर्ड हिम इंडिपेंडेंट किंग। इसे स्वतंत्र राजा घोषित कर दिया था, डिक्लेयर्ड हिम इंडिपेंडेंट किंग। क्या घोषित कर दिया इसे? स्वतंत्र राजा घोषित कर दिया था। लाइन चेंज कर लिखो। 1775 ईस्वी में, इन 1775 एडी, इसने अलवर पर अधिकार कर लिया था। ही कैप्चर्ड अलवर। इसने अलवर पर अधिकार कर लिया था। ही कैप्चर्ड अलवर। लिखो दरबारी विद्वान। तो कोई पूछे भाई अलवर में कछवाहा शासन का संस्थापक कौन था? तो कौन था? प्रताप सिंह नरूखा। कहां से गया था? माचेड़। कहां से गया था? माचेड़। जाचक जीवन था जिसने किताब लिखी थी प्रताप रासो। अब कोई पूछे प्रताप रासो में कौन से प्रताप सिंह की जानकारी? भाई प्रताप सिंह तो कई बन गए, बांसवाड़ा में थे, मेवाड़ के अंदर थे, जयपुर में थे, अलवर में थे। तो प्रताप रासो में कौन से प्रताप सिंह की जानकारी है? अलवर वाले प्रताप सिंह। जाचक जीवन की बुक लिख लो, प्रताप रासो। जातक जीवन की बुक का नाम क्या? प्रताप रासो। अगला राजा लिखो, बख्तावर सिंह। कौन है अगला राजा? बताओ देखे। बख्तावर। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि प्रताप सिंह किस नाम से कविताएं लिखा करता था? ब्रजनिधि। ये दो नाम से लिखता। एक नाम तो रख रखा था बख्तेश, क्या नाम था? और एक नाम था चंद्र सखी। क्या क्या दो नाम से कविता लिखता? लिख लो। यह है बख्तेश तथा चंद्र सखी नाम से कविता लिखता था। He used to compose poetries with pen names of बख्तेश and चंद्र सखी। यह है बख्तेश व चंद्र सखी नाम से कविताएं लिखता था। He used to compose poetries with pen names of बख्तेश and चंद्र सखी। यह है बख्तेश व चंद्र सखी नाम से कविताएं लिखता था। (1803) में 1 नवंबर 1803 को, कब की बात है? अपने राजस्थान की तरफ एक मराठों का और अंग्रेजों का युद्ध होता है, लसवाड़ी का युद्ध। कौन सा युद्ध होता है? किस किस के बीच में? अंग्रेज और मराठे। कब हो रहा है बताओ देखे? ये अंग्रेजों का साथ दे देता है। किसका साथ देता है? 1803 में अंग्रेजों का साथ दे दिया, इसलिए अंग्रेजों ने इससे संधि 1803 में कर ली थी। 1803 में अपने राजस्थान की 2 रियासतें संधियां कर चुकी थी। पहले करता है भरतपुर, बाद में करता है अलवर। बाद में अपने 17 में संधि की थी, पहले की थी कोटा, बाद में करता है करौली। बाकी सबने संधियां की थी 18 और 23 में जाके करता है आपका सिरोही। तो 3 में संधियां करने वाली 2 रियासत कौन सी है? भरतपुर और, तो ये बाद में इस लसवाड़ी वाले युद्ध के बाद संधि करता है। आगे संधियां पढ़ेंगे तो बोर पढ़ लेंगे, एक बार लिखो। 1 नवंबर 1803 ईस्वी को, ऑन 1 नवंबर 1803 एडी, 1 नवंबर 1803 ईस्वी को, ऑन 1 नवंबर 1803 एडी, लसवाड़ी के युद्ध में, इन बैटल ऑफ लसवाड़ी, लसवाड़ी के युद्ध में, इन बैटल ऑफ लसवाड़ी, इसने मराठों के खिलाफ अंग्रेजों का साथ दिया था। ही सपोर्टेड ब्रिटिशर्स अगेंस्ट मराठास। इसने मराठों के खिलाफ अंग्रेजों का साथ दिया था। ही सपोर्टेड ब्रिटिशर्स अगेंस्ट मराठास। इसने मराठों के खिलाफ अंग्रेजों का साथ दिया था। मराठों के खिलाफ किसका साथ दिया? तो बाल दिवस वाले दिन इसे संधि की गई थी। बाल दिवस कब आता है? लिखो, 14 नवंबर 1803 ईस्वी को, ऑन 14 नवंबर 1803 एडी, 14 नवंबर 1803 ईस्वी को यह अंग्रेजों के साथ संधि कर लेता है। ही कंक्लूडेड ट्रीटी विद ब्रिटिशर्स। यह अंग्रेजों के साथ संधि कर लेता है। ही कंक्लूडेड ट्रीटी विद ब्रिटिशर्स। अगला लिखो, विनय सिंह। विनय सिंह से पहले कौन था? बख्तावर सिंह। बख्तावर सिंह की एक दासी थी, उसका नाम था मुसी महारानी। क्या नाम था? तो मुसी महारानी की डेथ हुई तो विनय सिंह ने मुसी महारानी की छतरी बनवाई। तो कोई पूछेगी मुसी महारानी की छतरी कहां पर है? तो कहां पर है? मुसी महारानी किसकी दासी थी? बख्तावर सिंह। ये जो छतरी बनी हुई है, इस छतरी में 80 खंबे हैं। कितने पिलर है? तो इसलिए नाम ही पड़ गया इसको। कितने खंभों की छतरी है? लिखो। अलवर में मुसी महारानी की छतरी का निर्माण करवाया।
ही बिल्ड सेनेट ऑफ मुसी महारानी एट अलवर। अलवर में मुसी महारानी की छतरी का निर्माण करवाया। ही बिल्ड सेनेट ऑफ मुसी महारानी एट अलवर। अलवर में मुसी महारानी की छतरी का निर्माण करवाया। ही बिल्ड सेनेट ऑफ मुसी महारानी एट अलवर। मुसी महारानी की छतरी का निर्माण करवाया। क्वेश्चन लिख लो, 80 खंबे 80 पिलर्स। कितने खंबे इस छतरी में? नीचे एक लाइन और लिख लो, मुसी महारानी बख्तावर सिंह की दासी थी। मुसी महारानी वॉज कॉन्क्यूबाइन ऑफ बख्तावर सिंह। तो ये आरपीसी का फेवरेट सवाल था भाई किसी टाइम, 80 खंभों की छतरी कहां पर है? मुसी महारानी बख्तावर सिंह की दासी थी। मुसी महारानी वॉज कॉन्क्यूबाइन ऑफ बख्तावर सिंह। किसकी दासी थी? इसकी खुद की रानी थी, उसका नाम था कैटरीना कैफ। उसके लिए एक झील बनवाई थी इसने, सिली सेड। कौन सी झील बनवाई? लिख लो, अपनी रानी शीला के लिए। फॉर हिज क्वीन नेम्ड शीला। अपनी रानी शीला के लिए, फॉर हिज क्वीन नेम्ड शीला। सिली सेड झील का निर्माण करवाया था। ही बिल्ट लेक सिली सेड। अलवर में ही सिली सेड झील का निर्माण करवाया था। ही बिल्ट लेक सिली सेड। अलवर से बाहर निकलने के बाद थोड़ी पहाड़ों के बीच में सुंदर सी झील, एक सिली सेड झील का निर्माण करवाया था, जिसे राजस्थान का नंदन कानन कहा जाता है। लिखो, मैं समझा दूंगा। जिसे राजस्थान का नंदन कानन कहा जाता है, विच इज कॉल्ड एज नंदन कानन ऑफ राजस्थान। जिसे राजस्थान का नंदन कानन कहा जाता है, विच इज कॉल्ड एज नंदन कानन ऑफ राजस्थान। हिंदू ऐसा मानते हैं कि भगवान इंद्र का जो स्वर्ग है, भाई स्वर्ग का राजा कौन है? इंद्र। और इंद्र के स्वर्ग का जो बगीचा है, उस बगीचे का नाम क्या है? तो जितना सुंदर इंद्र भगवान के स्वर्ग लोक का बगीचा नंदन कानन है, उतनी सुंदर हमारी झील है, और झील का नाम क्या है? सिली सेड। इसलिए सिली सेड क्या है? राजस्थान का। हिंदू ये कहते हैं कि स्वर्ग के बगीचे का नाम है नंदन कानन। मुसलमान कहते हैं कि उस बगीचे का नाम है बाग बहिश्त। ईसाई कहते हैं उस बगीचे का नाम है ईडन गार्डन। क्या नाम उस बगीचे का? और हम कहते हैं उन सब जैसी हमारे पास एक झील है। वो झील कौन सी है? देखिए, आप में से कितने लोगों ने देख रखी है? अच्छा, जिन्होंने नहीं देखी वो घर पे जाके करण अर्जुन मूवी का एक गीत देखें, एक मुंडा मेरी उम्र दा, देखो जी दिलों दी ये बातें नहीं जानदा। वो जो गाना है, वो गाना इसी, पूरी शूटिंग इसी के सिली सेड झील की है। तो पिछली बार आपने ममता कुलकर्णी देखी होगी, इस बार आप क्या देख लेंगे? झील देख लेंगे। अगला राजा लिखो। हाँ, तो पापा की दासी मम्मी हो गई। इतना तो यूं देना ही पड़ता है। अगला राजा कौन है? गंगा सिंह। याद है? तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, पढ़ा था? पहले गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, लिखो। पहले गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, हाँ 1930 में ना। ही ज्वाइंट फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। पहले गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ही ज्वाइंट फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। पहले गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। गंगा सिंह ने कौन सी यूनिवर्सिटी को पैसे दिए? इसने कहा बीएचयू को भी दे दूंगा, एएमयू को भी दे दूंगा, और एक लाहौर में कॉलेज हुआ करता, सनातन धर्म कॉलेज। कौन सा कॉलेज था? तीनों के नाम लिखो और आगे लिख लेंगे। इन्हें आर्थिक सहायता प्रदान की थी। बीएचयू मतलब क्या हो गया? फुल फॉर्म बोलो देखिए। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। क्या है एएमयू फुल फॉर्म? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। एक आर्य समाज वालों का लाहौर में कॉलेज था, इस कॉलेज का नाम क्या था? सनातन धर्म कॉलेज। सनातन धर्म कॉलेज कहां पे था? लाहौर। लिख लो, इन्हें आर्थिक सहायता प्रदान की थी। He gave financial support to them. किस किस को दिया गया फाइनेंशियल सपोर्ट? बताओ देखे। बीएचयू, एएमयू, सनातन धर्म कॉलेज। सनातन धर्म कॉलेज कहां पर है? लाहौर। अच्छा, गंगा सिंह को किसका चांसलर बनाया गया था? चैम्बर ऑफ प्रिंसेस के क्या बनाया गया था उनको? बाद में ये बनता है चांसलर, और ये चांसलर बना इसने का क्या रही है? इंग्लिश में नाम रखते हो ऐसे ऐसे। आज के बाद इसको बोलोगे नरेंद्र मंडल। क्या बोलोगे? तो इसने नाम बदल के हिंदी में कर दिया। हिंदी में नाम क्या कर दिया? नरेंद्र का मतलब क्या होता है? राजा। नरेंद्र का मतलब क्या होता है? राजा। तो राजाओं का मंडल है, राजा जहां बैठते राजाओं का चैम्बर, इसलिए क्या कहा जाए इसको? नरेंद्र मंडल। देखो, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का नाम बदलकर नरेंद्र मंडल कर दिया था। ही रीनेम्ड चैम्बर ऑफ प्रिंसेस एज नरेंद्र मंडल। नरेंद्र मंडल, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का नाम बदलकर नरेंद्र मंडल कर दिया था। ही रीनेम्ड चैम्बर ऑफ प्रिंसेस एज नरेंद्र मंडल।
चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का नाम बदलकर क्या कर दिया था? नरेंद्र मंडल। इसका मतलब बंदा अंग्रेजी का समर्थक है, हिंदी का? हिंदी को अलवर की राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया गया। लिखो, हिंदी को अलवर में राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया गया था। हिंदी वॉज डिक्लेयर्ड एज नेशनल लैंग्वेज ऑफ अलवर। हिंदी को अलवर में राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया गया था। हिंदी वॉज डिक्लेयर्ड एज नेशनल लैंग्वेज ऑफ अलवर। हिंदी को अलवर में राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया गया था। हिंदी वॉज डिक्लेयर्ड एज नेशनल लैंग्वेज ऑफ अलवर। ये हिंदी है ना, अपने दो जगह नेशनल लैंग्वेज घोषित हुई, एक भरतपुर में और भी। भरतपुर में महाराजा थे किशन सिंह। कौन थे? उन्होंने भी इसको राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया था। नीचे लिखो यहीं पे, बॉक्स में बंद करना। महाराजा किशन सिंह ने, महाराजा किशन सिंह, महाराजा किशन सिंह ने भरतपुर में हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया था। डिक्लेयर्ड हिंदी एज नेशनल लैंग्वेज ऑफ भरतपुर। भरतपुर में हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया था। डिक्लेयर्ड हिंदी एज नेशनल लैंग्वेज ऑफ भरतपुर। भरतपुर में हिंदी को क्या घोषित कर दिया था? बॉक्स बंद करो। तो कौन कौन से दो राज्यों में हिंदी राष्ट्रभाषा थी अपने? अलवर, भरतपुर। अलवर में कौन कर रहा है? जय सिंह। भरतपुर में कौन कर रहा है? किशन। समाज सुधारक टाइप का आदमी, तो बहुत भले, बहुत अच्छे राजा जय सिंह। 10 दिसंबर 1903 को अलवर में कई कुप्रथाओं पर रोक लगाता है। एक कुप्रथा तो बाल विवाह। कौन सी? एक अनमेल विवाह। अनमेल विवाह समझते हो क्या? मिसमैच मैरिज। पहले क्या, लड़की की उम्र 12 साल और बंदा ले आया उधर से ढूंढ के 47 साल, है ना? तो ऐसी जो शादियां थी, इन पे भी क्या लगा दी गई? रोक। लिखो, 10 दिसंबर 1903 ईस्वी को और 10 दिसंबर 1903 एडी ह्यूमन राइट डे होता है 10 दिसंबर। 10 दिसंबर 1903 ईस्वी को 10 दिसंबर 1903 एडी बाल विवाह तथा अनमेल विवाह पर रोक लगा दी गई थी। चाइल्ड मैरिज एंड मिसमैच मैरिज वर बैंड। मैच नहीं कर रहा, मिसमैच है। प्रियंका चोपड़ा, निक जोनस, है मिसमैच नहीं है, रिवर्स मिसमैच है। क्यों? इधर से मानो, एक ही बात है। ललित मोदी, हाँ ललित मोदी, वो तो अब मैच से बाहर है। अब क्या मैच है उनके। बाल विवाह तथा अनमेल विवाह पर रोक लगा दी गई थी। चाइल्ड मैरिज एंड मिसमैच मैरिज वर बैंड। खादी वादी पहनने लगा था, स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करता था। पूरा लिखो, स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग प्रारंभ कर दिया था। He started to use indigenous goods। स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग प्रारंभ कर दिया था। He started to use indigenous goods। स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग प्रारंभ कर दिया था। He started to use indigenous goods। बंदा और आगे निकला। वहां गोलमेज सम्मेलन में अंग्रेजों ने पूछा कि भारत में शासन कैसा होना चाहिए? इसने कहा डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी, तुम तो खुद ही राजा हो, तुम्हारी डेमोक्रेसी कहां? का वो लाने वाला ही हूं, वो जल्दी चुनाव करवाएंगे हम, गांव के अंदर चुनाव करेंगे, गांव में पंचायतें बनेगी, फिर जिले में पंचायतें बनेगी, फिर राज्य में पंचायत बनेगी, फिर मैं केवल नाम मात्र का राजा हूंगा, बाकी पूरा का पूरा शासन किसके पास में होगा? जनता। तो गांव में क्या बनानी शुरू कर दी? पंचायत। देख लो, गांव में पंचायतों की स्थापना की। एस्टैब्लिश्ड पंचायत इन विलेज। गांव में पंचायतों की स्थापना की। जैसे अपने यहाँ पे सामंत बोलते थे ना, वैसे अंग्रेजों को वहां होते थे ड्यूक। कौन हुआ करते? ड्यूक। अक्सर जो मान लो रानी होती, तो रानी रानी बन गई। अब रानी का पति राजा तो है नहीं, राजा था पिछला, राजा की बेटी को क्या बना दिया? अगली रानी। पर जो रानी का पति है वो तो राजा नहीं है ना, तो उनको बाद में से ड्यूक की उपाधि दिया करते। एडिनबर्ग जगह का नाम है वहां पर, तो वहां का ड्यूक आया एक बार, तो उस ड्यूक के स्वागत में अपने अलवर के अंदर एक महल बनाया गया, सरिस्का। कौन सा महल बनाएगा? सरिस्का प्यार है ना? लिखो, ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग के आगमन के समय, ऑन अराइवल ऑफ ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग, ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग के आगमन के समय, ऑन अराइवल ऑफ ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग। ड्यूक मतलब सामंत, जैसे आपने कहते हैं मारवाड़ का सामंत, तो वैसे उसको कहते हैं ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग। ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग के आगमन के समय सरिस्का महल का निर्माण करवाया गया। सरिस्का पैलेस वाज कंस्ट्रक्टेड। सरिस्का महल का निर्माण करवाया गया। सरिस्का पैलेस वाज कंस्ट्रक्टेड। लेकिन बाद में अंग्रेजों से बननी बंदी हो गई थी, अंग्रेजों से बहुत ही ज्यादा कम बना करती थी, तो अंग्रेज इसे हटा ही देते हैं बाद में 33 में। अलवर में एक जगह पड़ती है तिजारा, यहाँ तिजारा में हिंदू मुस्लिम दंगे हो गए थे, तो अंग्रेजों को बहाना मिला कि साहब दंगे हो गए, आप संभाल नहीं पा रहे, आपको हटाया जाता है, ये पेरिस चला जाता है। पेरिस में बाद में डेथ हो गई थी। देखो 1933 ईस्वी में 1933 ईस्वी में, इन 1933 एडी, तिजारा दंगों के बाद, आफ्टर तिजारा राइट्स,
तिजारा दंगों के बाद, तिजारा अलवर में जगह भाई, हिंदू मुस्लिम दंगे हो गए थे यहाँ पर। आगे हम किसान आंदोलन पढ़ेंगे ना, वहां पर ये समझ में आएगी और बातें कैसे क्या दंगे हुए। तिजारा दंगों के बाद, आफ्टर तिजारा राइट्स, अंग्रेजों ने इसे हटा दिया था, ब्रिटिशर्स डिपोज्ड हिम। अंग्रेजों ने इसे हटा दिया था। यह पेरिस चला जाता है, ही मूव्ड टू पेरिस। यह पेरिस चला जाता है, ही मूव्ड टू पेरिस, तथा वहीं पर इसकी मृत्यु हो गई, एंड डाइड देयर, तथा वहीं पर इसकी मृत्यु हो गई, एंड डाइड देयर। लिखो तेज सिंह। सुभाष चंद्र बोस की नहीं, कैसे करेंगे, 38 में तो डेथ ही हो गई थी। सुभाष चंद्र बोस तो सीन में ही बाद में आ रहे हैं। हाँ हाँ, लगा दी, खूब सारी खुरुतियां याद दो ही रखनी है अपनी। यूं तो तंबाकू बंद कर दी थी, इस आदमी ने तंबाकू बैन कर दी थी। यदि किसी की जेब में नटराज या मिराज मिल गई, मैं टांगे तोड़ूंगा तुम्हारी। तो, हाँ हाँ हाँ, तो ड्यूक खूब सारे होते हैं। तो ड्यूक ऑफ कन्नौट आया तो उसके नाम कन्नौट बंद बना, वो तो उदयपुर में, या नहीं? लिखो ड्यूक, मैंने कहा ना अपने सामंत, उनको वहां क्या बोलते हैं, ड्यूक। ये आजादी के समय अलवर का राजा था। यह आजादी के समय अलवर का राजा था। ही वॉज किंग ऑफ अलवर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। यह आजादी के समय अलवर का राजा था। अब साहब, भारत आजाद होता है 15 अगस्त 1947। 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की गोली मार दी गई। पकड़े गए नथुराम गोडसे। नथुराम गोडसे को पकड़ लिया वहीं से हाथ। नथुराम गोडसे पकड़ा था, हथियार पकड़े गए, हथियार पकड़ा तो उसको लिखा मेड इन अलवर। तो ऐसा ये रिश्ता क्या कहलाता है? पता चला साहब, वहां पर कोई एक बंदे हैं वीएन खरे, जो अलवर के प्रधानमंत्री हुआ करते हैं, और उनकी नाथुराम गोडसे से इनको 1-2 बार मुलाकात हुई। तो वीएन खरे को गिरफ्तार किया, इसका मतलब इस बंदे को पता था पहले से। वीएन खरे को गिरफ्तार किया तो बाद में कहा कि भाई राजा को भी पता होगा इस बात का, तो राजा को भी गिरफ्तार कर लिया गया। तो राजस्थान के किसी एक राजा को गांधी जी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था। वो राजा कौन है? हालांकि बाद में पता चला कि वीएन खरे कौन, राजा कौन, किसी को इस बात की कोई जानकारी, हथियार वथियार इन्होंने कहा कैसे जुगाड़े थे वो भगवान जाने, पर इनको कोई जानकारी नहीं थी। तो बाद में इनको सुप्रीम कोर्ट निर्दोष करार दिया। ये तो बाद में दिल्ली रहते थे, अपनी जिंदगी वहीं बिता ली थी। वीएन खरे जो थे वो बाद में अपने भोपाल से चुनाव लड़े थे और पहली लोकसभा के सदस्य बने थे, पर खरे को उस टाइम गिरफ्तार किया गया था। देखो महात्मा गांधी की हत्या में इनकी संदिग्ध भूमिका थी। सस्पेक्ट रोल तो था, ही प्लेड सस्पेक्ट रोल इन असैसिनेशन ऑफ गांधी जी। महात्मा गांधी की हत्या में इसकी संदिग्ध भूमिका थी। ही प्लेड सस्पेक्ट रोल इन असैसिनेशन ऑफ गांधी जी। महात्मा गांधी की हत्या में इसकी संदिग्ध भूमिका थी। ही प्लेड सस्पेक्ट रोल इन असैसिनेशन ऑफ गांधी जी। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने निर्दोष करार दिया था। बट लेटर ऑन सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड हिम इनोसेंट, डिक्लेयर्ड हिम क्लीन चिट, या गिव हिम क्लीन चिट। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने निर्दोष करार दिया था। बट लेटर ऑन सुप्रीम कोर्ट गिव हिम क्लीन चिट। सुप्रीम कोर्ट गिव हिम क्लीन चिट, क्लीन चिट देना। अच्छा, ही प्लेड सस्पेक्ट रोल इन असैसिनेशन ऑफ गांधी जी। लेटर ऑन सुप्रीम कोर्ट गिव हिम क्लीन चिट। सुप्रीम कोर्ट ने क्या करार दिया? उन्हें निर्दोष। ये भाई आपके राजस्थान की मिडाइवल हिस्ट्री खत्म। मिडाइवल हिस्ट्री वाला पोर्शन है। कल से आपकी कोई नई क्लास लगेगी, मेरी वाली क्लास नहीं होगी। मेरे वाला जो पोर्शन बचा हुआ है वो बाकी बाद में हो जाएगा, तो नए सब्जेक्ट की क्लास होगी। अभी